Okay, so here we start CFA Level 1 Equities. So there are 10 topics in CFA Level 1, and one of the most important topic from a career perspective is equity, stock markets. There are 12 chapters in equity. They call it learning modules. Chapters जो पे बोलते हैं ना, उसको they call it learning modules. And these chapters are to be covered by us because there is a change in 2027 curriculum. So therefore, everything will be done fresh from today onwards for equity. Some people are appearing in August 27, November 27. They are the freshers. Some are going to sit in Feb 27, May 27. They might have done some classes, or they might also be fresh. And some are going to appear in 26. So सबका अलग अलग needs, requirements, space है. I will speak about all these things towards the end of the class. ठीक है? तो right now अपने इतना interesting जो topic है equity, उसके अंदर डिक करते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं पूछते रिगार्डिंग सर मेरा ये किया हुआ है, मेरे को करना है क्या, सर मैं करूँ क्या, दिस दैट, नथिंग. लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द टॉपिक. आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक फॉर अराउंड 1.5 hours, टुवर्ड्स द लास्ट 15 minutes 30 minutes वी विल डिस्कस अबाउट ऑल अदर डाउट्स. ठीक है? सो वहाँ पे डाउट्स आते रहेंगे स्टूडेंट्स के. मैं जितना देख पाऊंगा उसके हिसाब से रिप्लाई करते जाऊँगा. एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फेस टू फेस, even after the class I am available. You can come to me, discuss your unique situation, and we can talk it out as to how to tackle the same. ठीक है ना? Okay. So request all the students, Rituraj, Devankar, Bhumi, Sachin, and all others who have joined live to ignore your doubts right now. Ki what do you want to ask about the course and all that. Let it be deferred till the end. The class is being conducted on SSCI Learn app. In fact, this is the first class on SSCI Learn app which I am taking. So कोई भी चीज़ में teething issues होता ही है, और हो रहा होगा कि किसी का अपडेट नहीं हुआ है, लर्न ऐप तो चल रहा नहीं होगा वगैरह वगैरह. किसी का लैपटॉप पे नहीं चल रहा होगा, फ़ोन पे चल रहा होगा, फ़ोन पे नहीं चल रहा होगा, लैपटॉप पे चल रहा होगा. तो अकॉर्डिंगली दिस क्लास इज ऑल्सो होस्टेड ऑन यूट्यूब. तो यूट्यूब का लिंक जो है वो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था. तो वो स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पे कर रहे हैं उनके साथ आई एम नॉट एबल टू लुक एट द मैसेजेस, बट यू आर इक्वली क्लोजर. अदर्स हु आर डूइंग ऑन द ऐप, आई एम एबल टू सी योर नेम. Okay, and those who are doing face to face, obviously I am able to see your faces. Before I start, I really enjoyed 3 or 4 classes that took place somewhere around the 10th of May and 15th of May के बीच में. वो classes मेरे को Zoom पे लेना पड़ा था, ठीक है, because the Learn app was not ready. And वो classes में I was surprised. Why? Because I kept everybody unmute. मैं सबको अनम्यूट रखा था. जैसे फेस टू फेस क्लास पे आप लोग बैठे हैं तो आप लोग अनम्यूट है ना, कोई भी बोल सकता है. तो वैसे सब जन अनम्यूट थे. एंड द डिसिप्लिन विथ विच द क्लास टुक प्लेस, एवरीबडी वाज स्पीकिंग ओनली व्हेन इट वाज रेलेवेंट फॉर स्पीकिंग. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द क्लास, डू वॉच द क्लास एंड यू विल फाइंड इट. क्या मस्त क्लास था. मतलब मेरे को तो फेस टू फेस से भी ज़्यादा बगल में लगा कि स्टूडेंट बैठा हुआ है. ठीक है? तो समटाइम्स आई थिंक दैट मैं जूम पे क्लास बीच बीच में लेता रहूँगा, सो दैट वो ऑल एक्सपीरियंस आई रियली वांट टू एंजॉय. ठीक है? अभी मैं ये केवल बता देता हूँ कि जैसे देयर विल बी 4 classes पर वीक राइट नाउ. 2 classes फॉर इक्विटी एंड 2 classes फॉर QM. इनमें से 3 classes विल बी फेस टू फेस. आउट ऑफ द 4, 3 classes फेस टू फेस होगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. ठीक है? एट दीज टाइम्स 10:30, 10:40. 1 class विल बी ऑन वीकेंड, सैटरडे, संडे. मैं टाइम बताऊंगा आपको, वो लाइव ऑनलाइन जूम पे होगी. ठीक है? तो इक्विटी आई विल कंडक्ट इट ऑन वेडनेसडे एंड 1 लाइव ऑनलाइन वीकेंड में. एंड QM आई विल कंडक्ट ऑन मंडे एंड फ्राइडे फेस टू फेस. ठीक है? तो 3 बार अपने फेस टू फेस मिल रहे हैं जो कैलकाटा के स्टूडेंट्स हैं, और 1 बार अपने सबके साथ पैरी पैसो जो होते हैं ना, कि मतलब एवरीबडी इज ऑन इक्वल फुटिंग. दोज हु आर इन दिल्ली, बॉम्बे, एंड दोज हु आर व्हाटएवर इन मैनचेस्टर और इन कैलकाटा, सबके सब इक्वल डिस्टेंस पे बैठे. तो नोबडी इज एट एडवांटेज और डिसएडवांटेज. ठीक है? उसके अलावा अच्छा हुआ मैंने तो देखा नहीं था डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, बट डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का जो हाल हो रखा है, मतलब आई थिंक व्हेन अ कम्युनिटी ऑपरेट्स ना,
then the level of the community goes down to the dumbest level. सबका अलग अलग लेवल, उसमें dumbest level पे the community operates. So that should not be the case. तो मेरा जो टेलीग्राम नंबर है जो मैंने दिया है वापस दूंगा, उस नंबर पे आपको डाउट्स शेयर करने हैं, आपको जो भी डाउट्स हो रहे हैं शेयर इट ऑन दैट नंबर एकेडमिक, एंड वो तुरंत रिप्लाई करते जाएगा. बट डिस्कॉर्ड कम्युनिटी आज शाम से बंद हो जाएगा, ठीक है. किसी को अपना पर्सनल ग्रुप बनाना है 4 जन 8 जन 10 जन को एंड ऑल दैट, भाई बनाते रहो, तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है. हमारे पास टाइम नहीं है वो चीज़ करने का. एंड बिलीव मी, स्टाफ बहुत जोर से लगा हुआ है कि जो टेक्निकल इश्यूज़ है ना, जिसमें दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए. अगर नहीं लगा होता मैं खुद क्रिटिसाइज करता ऑन द फेस ऑफ इट, बट आई नो दे आर रियली वर्किंग हार्ड एंड आई थिंक 15-20 डेज में सारा चीज़ सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना. ओके, इक्विटी में अपने कैसे चलने वाले हैं 12 लर्निंग मॉड्यूल्स पे बता रहा हूँ. हाउ आर वी गोइंग टू मूव, उसके बाद मैं डिक्टेट करूँगा. सबसे पहले देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ रिटर्न विच इज LM4 जो आज स्टार्ट हो रहे हैं. जब मैंने कल इसका मैसेज डाला था तो उस केस में वहाँ डिस्कॉर्ड पे आ रहा था व्हाई नॉट LM1 2 3. एक्चुअली क्या होता है ना, मॉरल साइंस का जो सब्जेक्ट है, याद अपने सब्जेक्ट बचपन में क्लास स्कूल में करते थे मॉरल साइंस. तो जब मॉरल साइंस सिखाया जाएगा ना, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, सबको नींद आ जाएगी. The LM1, LM2 and LM3 are that type of chapters like what is equity. उसमें पढ़ाने में जोश ही नहीं आएगा, आपको खुद को उसमें खराब लगेगा. तो because of which we can't start with LM1 to 3. LM4 is about returns, कि स्टॉक मार्केट में अपने जो अर्न करते हैं रिटर्न्स, उसका क्या कंपोनेंट्स होता है. वेरी इजी डिस्कशन, बट LM4 is a good thing to start with. LM4 के बाद we will jump to LM12. 12th chapter, which is about some models of return. There are some models called capital asset pricing model, CAPM, factor based models, मतलब जो अपने पोर्टफोलियो में करने वाले हैं, और एक टॉपिक है उससे रिलेटेड स्टफ दिए है. तो मैं 4 और 12 को पहले कॉन्कर करूंगा, 4 and 12. आफ्टर आई हैव डिस्कस्ड द रिटर्न्स के बाद आई विल गेट इनटू वैल्यूएशन. व्हाट वैल्यूएशन, कि अपने इक्विटी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं. How do you value a startup company like Zomato? But how do you value a mature company like HUL, Hindustan Unilever? How do you value an asset-heavy company like Ultratech Cement, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है? How do you value an aviation stock like Indigo? Okay, it's all practical, global as well as Indian. We will discuss valuation का different methods वगैरह. पर वैल्यूएशन जो है ना, वो अल्टीमेटली क्या है, एक पर्टिकुलर स्प्रेडशीट है, एक्सेल शीट है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आंसर आ जाएगा. वैल्यूएशन वो चीज़ है. तो द पॉइंट इज दैट सर, उस वैल्यूएशन में जो इनपुट्स है ना, वो इनपुट्स कहाँ से आएगा, वेयर विल द इनपुट्स कम फ्रॉम. हाउ डू आई नो इंडिगो का ग्रोथ रेट क्या होने वाला है. हाउ डू आई नो एयर इंडिया मार्केट शेयर इंडिगो से स्नैच करने वाला है, या इंडिगो एयर इंडिया से मार्केट शेयर स्नैच करने वाला है, वो कैसे जाने. उसके लिए वी हैव फाइनेंशियल मॉडलिंग. व्हाट फाइनेंशियल मॉडलिंग. फाइनेंशियल मॉडलिंग इज लाइक, आप लोग के लैंग्वेज में 3 स्टेटमेंट फोरकास्ट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट फोरकास्ट करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स का. एक कंपनी का PL अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट वी हैव टू फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड एवरीथिंग शुड मैच. जैसे आप लोग जो अकाउंट्स करते थे क्लास 11-12 में, मोस्ट ऑफ यू आर एक्सपोज्ड, उसमें बैलेंस शीट को मैच करते थे ना अपने, तो वो पास्ट होता था. यहाँ फ्यूचर का फोरकास्ट करते हुए मैच करवाना है. तो हाउ इज दैट डन, फाइनेंशियल मॉडलिंग. एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए कंपनी का अंडरस्टैंडिंग, उसके बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग, उसके सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए एनालिसिस ऑफ द कंपनी, एनालिसिस ऑफ द सेक्टर, एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री. ठीक है, ये सब जब खत्म हो जाएगा तब जाके LM1, LM2, LM3, जो LM1 to 3 है ना, व्हाट इज इक्विटी, वो एकदम लास्ट में होगा व्हेन वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग. बिकॉज उसके कारण LM1 to 3 में स्पीड बहुत फास्ट होगा. यानी ये यूनिटरी मेथड नहीं होने वाला है. सपोज मेरे को फर्स्ट चैप्टर में 14 आवर्स लगता है, तो यू कांट कैलकुलेट दैट ओके 12 into 14 इतना घंटा लगने वाला है. नो, लास्ट के चैप्टर्स में फटाफट हो जाएगा. जैसे 2 घंटे 3 घंटे में लास्ट का चैप्टर्स हो गया. और शुरू के चैप्टर्स में ज़्यादा आवर्स लगेगा, बिकॉज मैं कोई भी चीज़ बोलूँगा ना तो देयर वुड बी पीपल हु वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट. जैसा मेरे को तो उसका आइडिया ही नहीं है, तो मेरे को डाइवर्ट होकर उसके बारे में बेस बनाना पड़ेगा. अंडरस्टूड. तो शुरू के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और बाद में जाके वो टाइम कम होते जाता है, बिकॉज वी बिल्ड दैट एसेट. ऑल ऑफ यू हु आर डूइंग द क्लास आर सपोज टू डू क्वांट का
फाउंडेशन सेक्शन जो हुआ था 1 मई से 15 में, क्वांट का फाउंडेशन सेक्शन वो करना जरूरी है, उसी में कैलकुलेटर सिखाया गया था, उसके बिना बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए पढ़ाना हो जाएगा। तो जिनका फर्स्ट क्लासेस है, ठीक है, उनको क्वांट का फाउंडेशन लेक्चर्स करना है, जो यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट है, so you can do it from YouTube, you can do it from the app, wherever. We will keep on sharing with you the YouTube का link in case somebody is forgetting and all that stuff. मैं ये सारा लास्ट पे बोलता हूँ। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। So we get on to a white screen. स्क्रीन दिख रहा है? मेरा चेहरा भी दिख रहा है क्या? दोनों दिखाते रहो, ठीक है, ओके। चलो इक्विटी, so this is CFA Level 1 equity. Equity is roughly around 10% of the syllabus. 10% है। किसी को पता है ये पेपर 1 में आएगा कि पेपर 2 में? इक्विटी पेपर 1 में आता है या पेपर 2 में? पेपर 2। जो भी एसेट क्लास है ना, इक्विटी, यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी, यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड, यू कैन इन्वेस्ट इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, यू कैन इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये 5 टॉपिक पेपर 2 में है, इक्विटी पेपर 2 है, ठीक है ना, इट इज द पेपर 2। 2 पेपर्स देना पड़ता है आपको एग्जाम डे में, सिंगल डे एग्जाम। तो दिस द सेकंड पेपर विच यू विल हैव आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स। तो फर्स्ट पेपर दिए, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, ये सब है। उसके बाद देयर इज अ ब्रेक एंड देन द सेकंड पेपर स्टार्ट जिसमें इक्विटी इज देयर। इक्विटी का कैरेक्टरिस्टिक्स से ये इजी टॉपिक है, बिकॉज सम टॉपिक्स आर कंपेरेटिवली डिफिकल्ट। इजी है, आपको ये सब नोट करना चाहिए, इजी टॉपिक है। क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, पर क्वालिटेटिव ज़्यादा है, थियरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। बट कोई भी थियरी ऐसा नहीं है जो लर्न करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग थियरी। क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, देयर आर सम कैलकुलेशन बट क्वालिटेटिव डोमिनेट्स, ठीक है। देयर आर 12 लर्निंग मॉड्यूल्स, 12 एलएम्स, 12 लर्निंग मॉड्यूल्स है। अपने कैसे करने वाले हैं? फ्लो नंबर 1, सोर्सेस ऑफ रिटर्न, दिस इज LM4, इससे स्टार्ट करें। देन वी विल गो टू, एग्जैक्ट चैप्टर का नाम क्या है, आई हैड जस्ट रिटन इट फॉर माई सेल्फ ऑन व्हाट्सएप, जस्ट 1 सेकेंड। CAPM and other factor models, CAPM and other factor models, this is LM12। इससे स्टार्ट करें 1 और 2। जो 1 है वो बहुत इजी है, 100% आप सेटिस्फाइड होगे 10/10 करने के बाद। जो 2 है ना, CAPM and other factor models, उसमें आप 10/10 सेटिस्फाइड नहीं होगे, बिकॉज उस सेटिस्फैक्शन के लिए पोर्टफोलियो में चैप्टर उसका, कहाँ पे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देयर आर सेपरेट चैप्टर्स डिवोटेड टू इट। जब वो करेंगे देन यू विल रीच माउंट एवरेस्ट सेटिस्फैक्शन वाइज, यू विल बी रीजनेबली सेटिस्फाइड। ओके है, सर ने बोल दिया पोर्टफोलियो, वहाँ पे ये होगा। बट फर्स्ट वाला जो है सोर्सेज ऑफ रिटर्न, वो पूरा सेटिस्फाइड। उसके बाद वी विल मूव टू अनदर एरिया, ये एरिया खत्म हुआ एक। नंबर 3, वैल्यूएशन। ओके, इक्विटी वैल्यूएशन का डिफरेंट मेथड्स। तो वो जो वैल्यूएशन है दैट इज LM5 to 7, LM5 to 7, बिकॉज बहुत सारा वैल्यूएशन मेथड्स है। यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू वैल्यू कंपनीज। पर वैल्यूएशन के लिए आपको इनपुट चाहिए, ग्रोथ रेट, नेट प्रॉफिट मार्जिन। उसके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग। सो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज लर्निंग मॉड्यूल नंबर, जस्ट 1 सेकेंड, 8, LM8, फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग में
फोरकास्ट करने के लिए यू हैव टू स्टडी द कंपनी, द इंडस्ट्री, कौन सा सेक्टर है, उन सबको स्टडी करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं एनालिसिस। तो ये हो गया इक्विटी एनालिसिस। इक्विटी एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस, दिस इज फ्रॉम LM नंबर 9, 10, 11, LM 9 to 11, 9, 10, 11, इक्विटी का एनालिसिस। एंड अल्टीमेटली नंबर 6, टाइम पास, which is LM 1, 2, 3. Okay, LM 1, 2, 3 is the time pass stuff. Once you have completed, you will find that 1, 2, 3 में time लगेगा ही. So this is how we will go ahead, so that there is no confusion which was happening in the Discord community. ठीक है, कि they wanted कि पहले से बता दो without पढ़ाए हुए कि भाई कैसे कैसे चलने वाले हैं, तो भाई ऐसे ऐसे चलने वाले हैं. So this is how we are going to move ahead in the 12 learning modules. ठीक है, अपने चालू करते हैं LM4, LM4 which is sources of return, sources of return. Okay, let me discuss. फुल स्क्रीन करना. डिस्कस कर रहे हैं हु इज द मोस्ट पॉपुलर global investor in the Indian equity, in the global equity market, whose name everybody knows. Warren Buffett. Okay, he is the most popular. ये acknowledge करना पड़ेगा. Mostly people must have heard the name of Warren Buffett. ठीक है ना? In case आपने नहीं सुना है तो भाई आज सुन लो. Now Warren Buffett जो है, the company through which he manages funds. Anybody knows the name of the company? Berkshire Hathaway. So Berkshire Hathaway is the company which is an insurance company. तो एक बार इंश्योरेंस बिजनेस को याद करें अपने. इंश्योरेंस में क्या होता है? अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास वो प्रीमियम जा रहा है एंड उसके बाद क्लेम का पे आउट्स होते हैं बाद में. तो इंश्योरेंस बिजनेस हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री फ्लोट, पैसा रहता है उनके पास. व्हाट डू दे डू ऑफ दैट मनी? दे इन्वेस्ट इट in the long term, because उन लोग को तो पे आउट लॉन्ग टर्म में करना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस ओनली. तो उनके पास तो बहुत सालों तक पैसा रहने वाला है. दे वुड इन्वेस्ट द सेम. तो वॉरेन बफेट इज सिटिंग ऑन दैट पेशेंट कैपिटल, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग. नाउ बर्कशायर हैथवे ने आज तक जिंदगी में $1 का डिविडेंड नहीं दिया. इट हैज नॉट पेड अ सिंगल पेनी ऑफ डिविडेंड एवर. Never. And it is one of the most profitable, we know. It has never ever paid dividend because Warren Buffett, suppose मैं अपने आप को अगर मान रहा हूँ, तो Warren Buffett is impressing upon the audiences that if I give money back to you, जो कमाए ना वो पैसा तुमको दे दे, what will you do of that money? Invest somewhere else. But I can better invest for you. I can better invest for you. I can generate higher return for you. So what will you do in taking your money back? And people believe in him because he has displayed the same over the last 5 centuries. तो इन्वेस्टर्स आर ओके, बोलता है ठीक है डिविडेंड मत दो, कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, पैसा कहीं और लगाएंगे फालतू में, इससे बढ़िया आप ही हमारा पैसा लगा. क्या पता इसमें से कोई रेबिलियन निकल जाए, 4 जन यहाँ खड़े हो जाए, 4 जन यहाँ खड़े हो जाए. नहीं नहीं, आप अपने आप को ज़्यादा मान रहे हैं, हम लोग के पास कैपेसिटी है, आपको डिविडेंड देना पड़ेगा. हो सकता है ना सर? There are so many shareholders, some of them may want that no, you give the money back, we will invest it elsewhere. So in that case, these founders who run their company with a certain philosophy, ये founders लोग क्या होता है, ये सोच के रखते हैं कि यार हम लोग कंपनी को अपने हिसाब से चलाएंगे, और अपने हिसाब से चलाने के लिए they float 2 class of shares, 2 class of equity shares, class A, class B, 2 class of shares. जो क्लास ए शेयर्स है बर्कशायर हैथवे का, उसका प्राइस प्लीज एक बार चेक कर लो. बर्कशायर हैथवे का क्लास ए शेयर का प्राइस, क्लास बी शेयर का प्राइस. वी वांट द क्लास टू बी इंटरैक्टिव प्लीज. तो अगर आप थोड़ा बहुत इंटरैक्टिवली यूज करते रहोगे तो बेटर रहेगा, आपका हैबिट भी होगा रिसर्च करने का. मैं क्लास पे कराता हूँ रिसर्च, जिससे घर पे भी वो हैबिट रहे कि यार एक बार देखते हैं. बर्कशायर हैथवे का क्लास ए का प्राइस, क्लास बी का प्राइस. यस, सौमग्र, आयुष, सचिन, स्वाति, जोश में आओ वहाँ पे लाइव क्लास में.
$7,500। एक बार वो अमाउंट को प्लीज 10 बार सोच लो। $7 लाख का प्राइस है एक शेयर का। यहाँ पे किसी किसी को पता होगा, इंडिया में जब MRF का शेयर का दाम का बात होता है ना, तो MRF का शेयर का दाम शायद क्या 1.5 लाख पौने 2 लाख है क्या? आई एम नॉट ट्रैकिंग द सेम। MRF के शेयर का दाम शायद 1.5 पौने 2 लाख है, मन से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तब लोग बोलते बाप रे 1.5 लाख का शेयर, 1,25,000 एंड बर्कशायर हैथवे का क्लास ए शेयर्स का दाम $7,07,000। डॉलर्स बोल रहे तो इंटू 100 कर लो, इसका मतलब कितना हो गया? 7 करोड़। तो 7 करोड़ इज द प्राइस ऑफ 1 शेयर ऑफ बर्कशायर हैथवे, ठीक है। 7 करोड़ इज द प्राइस ऑफ 1 शेयर ऑफ बर्कशायर हैथवे। माने इट्स माइंड बॉबलिंग, बिलीव मी। इन केस यू डिड नॉट न्यू अबाउट इट तो अलग बात था, बट अदरवाइज इट शुड कम एज अ ग्रेट सरप्राइज कि 7 लाख करोड़ का जो है 7 करोड़ का एक शेयर है बर्कशायर हैथवे का। एट द सेम टाइम उन्होंने क्लास बी शेयर्स निकाला, उसका दाम क्या है चेक करना, $471। क्लास बी का शेयर्स का दाम $471 है, $471। ये जो क्लास बी के शेयर्स है ना, ये इशू किए जाते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि थोड़े पब्लिक के पास शेयर्स हो जाए, अपने नॉर्मल लोगों के पास, जैसे डेमोक्रेसी लगे, ऐसा नहीं लगे रिच लोगों का क्लब है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डेमोक्रेसी लगे, पर उनको राइट्स कुछ भी दिया नहीं जाता है, उनका लीगल राइट्स नेग्लिजिबल होता है टू द एक्सटेंड दैट आई कैन नो एंड यू कैन चेक। जो 1 क्लास बी शेयर है ना, दैट इज इक्वल टू आई थिंक 1/10,000 of 1 class A share, माने 1 class A share is equal to 10,000 class B share। क्या बोला? 1 class A share is equal to what? 10,000 class B share। अगर आप चेक करोगे तो ये मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम अ वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। विच पॉइंट ऑफ व्यू? वोटिंग राइट्स। यानी कि जिसके पास क्लास A शेयर है उसके पास 10,000 वोट्स है कोई चीज पे, और तुम्हारे पास क्लास B शेयर के पास 1 वोट है, 1 वोट, और जिसके पास क्लास A शेयर 10,000 वोट्स दे सकता है for some important decision, ठीक है, 10,000 votes। Although from a economic rights point of view, I think 1 class A share is equal to 1,500 class B shares। वो भी दिखा रहा है क्या? जो लोग चेक कर रहे हैं प्लीज फोन, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ऐसे कैसे क्लास बढ़िया बनेगी? इकोनॉमिक वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 1 class A share is equal to 1,500 class B share, but from a voting point of view 1 class A share is equal to 10,000 क्लास बी शेयर। तो पहली बार आपको पता चला शेयर्स में पहले तो डुअल क्लास ऑफ शेयर्स होते हैं, इनकेस आपको नहीं पता था, ओके। वहां पे तो कल्चर है, यू पिक अप मेटा, यू पिक अप अल्फाबेट, यू पिक अप क्या बोलते हैं अमेज़न, द बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज ऑल हैव 2 क्लास ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये जो क्लास ऑफ शेयर्स का डिटेल्ड डिस्कशन LM2 में है, किसमें? LM2 में, बट मैं तो अभी कर लूंगा इसको डिस्कशन, तभी तो जब मैं LM2 में लास्ट में बताऊंगा और तुम लोग को उस समय याद दिलाऊंगा। तो याद दिलाने में समय लगता नहीं है, चीज को बेस से बनाने में एग्जाम्पल के साथ समय लगता है, ठीक है। डुअल क्लास ऑफ शेयर्स का पर्पस ये है कि जो फाउंडर है ना, वो चाह रहा है इस कंपनी में जो हो मैं बोलूं वो हो, यानी वोटिंग राइट्स मेरे पास रहे। जो पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर दिए थे ना डेमोक्रेसी के लिए, उन लोग को वोटिंग राइट्स नहीं दे, ठीक है, उन लोग को वोटिंग राइट्स नहीं दे। हाँ, उन लोग को भी इंजॉय करने दे। अगर बर्कशायर हैथवे बढ़िया कर रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट्स बढ़िया, उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, वो डिविडेंड दे रहा है, तो उनको भी मिले। लेट देम एंजॉय फाइनेंशियली, इकोनॉमिक्स वाइज लेट देम एंजॉय, बट लेट देम नॉट कम इनटू द फोर एंड से दैट चलबे ना ममता बोलेगा। तो वी डोंट वांट ममता टू बी एवरीवेयर, ठीक है। वी आर वांटिंग दैट नो वी विल हैव सुप्रीम पावर ओवर देयर। तो दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव डुअल क्लास ऑफ शेयर्स, ठीक है, क्लास ए शेयर्स, क्लास बी शेयर्स। अपने इस चैप्टर में द मेजर फोकस इज ऑन इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक मतलब फायदा घाटे पे, डिविडेंड क्या मिलेगा, प्राइस क्या मिलेगा। वोटिंग के ऊपर इस चैप्टर का फोकस नहीं है। इस चैप्टर का फोकस वोटिंग के ऊपर नहीं है, कंट्रोल के ऊपर नहीं है,
इस चैप्टर का फोकस है मैंने शेयर बाई किया, मेरे को डिविडेंड क्या मिला, मैंने शेयर बाई किया, शेयर का दाम क्या चला गया, तो शेयर का दाम काश बढ़ जाए, डिविडेंड मिल जाए, फायदा हो जाए, ठीक है, दैट इज द फोकस। इसका मतलब द फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज ऑन इकोनॉमिक बेनिफिट्स और ऑन लीगल राइट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, व्हिच वन? इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ओनिंग शेयर्स, ठीक है, यानी कि एक तरह से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बर्कशायर हैथवे द फोकस इज ऑन क्लास बी शेयर्स, फोकस इज ऑन क्लास बी शेयर्स, उस पे, ठीक है। मिस्टेक हो सकता है किसी से एग्जाम में, कैसे सीएफए प्रोग्राम डिफिकल्ट है, बिकॉज सीएफए प्रोग्राम तुमको रटने देगा ही नहीं। अगर तुमने रट लिया कि अब से ओके क्लास ए शेयर्स वो होता है जिनका वोटिंग राइट्स बहुत ज़्यादा होता है, क्लास बी शेयर्स वो होता है जिनका वोटिंग राइट्स कम होता है, मेटा फेसबुक पे ठीक उल्टा है। मेटा फेसबुक में क्लास ए शेयर्स और क्लास बी शेयर्स है, जो क्लास बी शेयर्स है उनका वोटिंग रेट ज्यादा है, दे आर द वंस हेल्ड बाय मार्क जकरबर्ग, ओके। सो व्हेन फेसबुक नेम वाज चेंज्ड टू मेटा, दैट वाज आफ्टर अ पर्टिकुलर स्कैंडल व्हिच हैड हैपेंड। तो कोई कैम्ब्रिज स्कैंडल हुआ था जहां पे बहुत सारा डेटा लीक हो गया था फेसबुक का, ठीक है, तो देन ही हैड चेंज द नेम टू मेटा, ओके, जिससे नाम चेंज करने से क्या पता लोग भूल जाएं, एंड एट द सेम टाइम ऑल द मेटा वर्ल्ड एंड ऑल दैट का बात होने लग गया। तो he made major investments in the meta world में, ये होगा वो होगा and all that stuff. People were not finding visibility, the share price was crashing. But Mark Zuckerberg, in spite of the fact that there was so much of pressure, he did not yield to the pressure because he had the voting power. He was holding class B shares and class A shares वो वाले थे जिनमें voting rights बहुत कम है। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैंने ऐसा बोला कि क्लास ए शेयर का वोटिंग रेट ज्यादा होता है, क्लास बी का कम? नहीं, मैंने ये बोला कि अगर दो क्लास ऑफ शेयर्स है, एक का वोटिंग रेट ज्यादा होता है, एक का वोटिंग रेट क्या होता है, कम। आप ये लर्न नहीं कर सकते हो किसका ज्यादा किसका कम, दैट डिपेंड्स। मेरे ख्याल से अमेजॉन में, प्लीज चेक करके बताओ, मेरे ख्याल से अमेजॉन में 3 क्लास ऑफ शेयर्स है, कैन यू प्लीज कंफर्म, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। अमेजॉन में मेरे ख्याल से 3 क्लास ऑफ शेयर्स है, Amazon में मेरे ख्याल से 3 क्लास ऑफ शेयर्स है, इज इट? हो सकता है मैं रॉन्ग बोल रहा हूं, कोई और कंपनी होगी, गूगल होगा। Which popular company has 3 class of shares? वो डालो ना जीपीटी में। Which popular company has 3 class of shares? अपनी क्लासेस जो है, जो थियरी वाली है जहां पे, वहां पे उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? यू नीड रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, विथ रिसर्च। कोई को बोल रहा है कौन सा? अल्फाबेट, सॉरी, तो मैं अमेज़न बोल दिया, रॉन्ग बोल दिया मैंने। अल्फाबेट हैज 3 क्लास ऑफ शेयर्स, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, अंडरस्टूड? सो द होल पर्पस ऑफ dual class or 3 class of shares is to distinguish between economic ownership and legal ownership. Economic ownership and legal ownership. Economic ownership refers to entitlement to dividend, okay, while legal ownership refers to entitlement to vote, okay. I said in this chapter what is the focus on legal ownership या economic ownership? इकोनॉमिक ओनरशिप। सिंस मेरे को ये बताना था कि इकोनॉमिक ओनरशिप पे फोकस है, इसलिए मेरे को क्लास ऑफ शेयर्स का बात करना पड़ा, ठीक है, वरना क्लास ऑफ शेयर्स के बारे में इस चैप्टर में नहीं पूछने वाला है। किस चैप्टर में पूछने वाला है? LM2, ओके, LM2 में वो लोग क्लास ऑफ शेयर्स के बारे में पूछने वाले हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू the person who should be most followed when it comes to equity analysis, fundamentally it is Professor Aswath Damodaran. Professor Ashwath Damodaran, okay, there is nobody at a higher pedestal than him when it comes to discussion on equity, and he says that when you look at a company, जैसे अपने जब 2023 का इलेक्शंस हो रहा था, 23 में इलेक्शंस हो रहा ना, 2024 का जब इलेक्शंस हो रहा था इंडिया में, तो इलेक्शंस के ठीक पहले व्हाट वाज द नैरेटिव गोइंग ऑन? डैश खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। यू आर आल्सो बिग इनफ हियर। 2024 के इलेक्शंस के पहले देयर वाज अ नैरेटिव व्हिच स्टार्टेड, ओके, दैट डेमोक्रेसी खतरे में है। अगर बीजेपी को 400 सीट्स वगैरह मिल जाती है तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, एंड ऑल दैट, यू नो, डोंट यू रिमेंबर? दिस वाज द टॉक ऑफ द टाउन।
यानी कि क्या होता है कंपनीज में भी, कंपनीज के अंदर, when if you look at the parallel between country and company, you will find one to one parallel. जिस तरह कंट्री में हम लोग बात करते हैं ना, काश ऑटोक्रेसी नहीं हो, डेमोक्रेसी हो, ठीक है, वैसे ही कंपनी में भी अपनी बात करते हैं, काश किसी एक जन का नहीं चले, सारे स्टेक होल्डर्स का चले. Okay, the shareholders, the smaller shareholders, the minority shareholders, the founders, okay, the creditors, the debt providers, everybody should have a say in what the company should do. So, these people who are the founders, they really want to do their own stuff, and because they want to do their own stuff, they issue two class of shares. इसका कल्ट इंडिया में ज़्यादा नहीं है. इंडिया में आई थिंक टाटा मोटर्स का है, दो तरह का, एक है टाटा मोटर्स शेयर और एक है टाटा मोटर्स का डीवीआर. टाटा मोटर्स का दो तरह का शेयर है, एक है टाटा मोटर्स और एक है टाटा मोटर्स डीवीआर बेस्ड ऑन वोटिंग राइट्स. आईसीआईसीआई बैंक का भी है कि हमको ध्यान नहीं आ रहा है, बट इंडिया में दिस कल्ट इज नॉट देयर, बट यूएस में दिस कल्ट इज देयर ऑफ हैविंग डुअल क्लास ऑफ शेयर्स. तो आपको लर्न करने वाइज नहीं आया, लर्न करने वाइज. स्वाति पूछ रही है मोटिव क्या है. मोटिव तो बता रहा हूँ स्वाति, जब से आई थिंक मोटिव तो बता रहा हूँ. एक होता है मोटिव, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज वाइज याद हो जाए एग्जाम में, व्हाट इज द मोटिव ऑफ डुअल क्लास ऑफ शेयर्स, और एग्जाम में लर्न कर ली, अपने लिख के आ गए. वो वाला पढ़ाई नहीं चल रहा है यहाँ पे. वी शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एंड फील द आंसर. मल्टीपल चॉइस अपने आप राइट हो जाएगा. योर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट इन अ वेरी गुड इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड. इंग्लिश से CFA प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ठीक है ना. ओके, सो अपने डिस्कस कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ रिटर्न का. ये लोग बोल रहे हैं रिटर्न्स डिपेंड अपॉन इकोनॉमिक राइट्स या लीगल राइट्स. इकोनॉमिक राइट्स. ओके, इकोनॉमिक राइट्स वर्सेस लीगल राइट्स से आपको क्लास ऑफ शेयर्स का याद आएगा. क्लास ऑफ शेयर्स का जब मैं लिखाऊंगा तो मैं बर्कशायर हैथवे में कितना क्लास ऑफ शेयर्स है, मेटा में क्या है और अल्फाबेट में क्या है लिखाने वाला नहीं. हो सकता है मैं नाम लिखाऊंगा जिससे कि आपको ध्यान आए कि क्लास में डिस्कशन हुआ था यार, तो अकॉर्डिंगली घर पे और रिसर्च कर लें. बिकॉज अगर मैं आपकी जगह बैठा हूँ तो मेरा मन क्या करेगा कि क्लास में तो टाइम मिला नहीं, घर पे थोड़ा सा और बढ़िया से देखते हैं क्या है, किसके पास है, मेटा क्या किया था क्या नहीं किया था. तो that is regarding the class of shares which will be revisited in LM number 2. In this chapter they are saying that, okay, और एक चीज, who has been known as the Warren Buffett of India? Rakesh Jhunjhunwala. He has been known as the Warren Buffett of India. And according to your first guess, did he produce a CAGR, a return per annum, over his entire life spanning from the 1980s to 2022 when he died? In this span, the return that he earned per annum on his portfolio was greater than or less than that of Warren Buffett? Greater than. Slightly greater than or significantly greater than? Significantly greater than. Double से भी ज़्यादा. Warren Buffett more or less generated a return of around 22 or 23% per annum. I may be incorrect, plus minus 1. And Rakesh Jhunjhunwala generated return around 65% per annum. Not produced by anybody on this planet ever in such a long time frame. एक साल का बात नहीं कर रहे हैं. हो सकता है एक साल में किसी ने 1500% कमा लिया है, ठीक है, वो पॉसिबल है. बट अपनी बात करें 30 साल में कमा के दिखाओ तुम पर आना, तब जानेंगे. तो इन दैट केस दैट्स द टाइप ऑफ रिटर्न दैट ही जनरेटेड. एंड राकेश झुंझुनवाले का जो रिटर्न है, द 60-65% रिटर्न, उसका ब्रेकअप अगर देखें ना, ब्रेकअप, तो ब्रेकअप में price appreciation was the dominant component. Which component? Price appreciation. Dividend was a smaller component. Buyback of shares was a still smaller component. He earned majorly via price appreciation. Dividend से कमाया क्या? हाँ सर कमाया. सर शेयर बाईबैक से कमाया क्या? हाँ कमाया. मैंने 3 वर्ड्स यहाँ पे यूज कर दिया. एक तो कैपिटल अप्रिसिएशन यानी शेयर का दाम बढ़ना, नंबर 2 डिविडेंड, और नंबर 3 शेयर बाईबैक. तीनों में से अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू में खड़ा हूं और सोचूं कि कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, मे बी थर्ड वाला. 3 कंपोनेंट बोल रहा हूं. नंबर 1 आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? कैपिटल अप्रिसिएशन. तुमने शेयर बाई किया, शेयर का दाम बढ़ गया. इट इज नॉट पॉसिबल दैट समबडी विल नॉट अंडरस्टैंड. सेकेंड इज डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड दिया. एंड थर्ड इज शेयर बाईबैक. शेयर बाईबैक, कंपनी ने शेयर बाईबैक कर लिया. आप लोग शेयर होल्डर्स थे तो कंपनी ने आपको पैसा देके शेयर बाई बैक कर लिया, तो आपके पास पैसा आ गया ना, ठीक है. दैट्स कॉल्ड शेयर बाई बैक. अगर शेयर का दाम 500 चल रहा है, 500 अभी, तो कंपनी अगर बाई बैक अनाउंस करेगा 430 पे, आप में से कौन है जो डिलीवर करने वाले हैं शेयर? अंडरस्टैंड?
₹500 शेयर का दाम चल रहा है बाजार में. कंपनी अनाउंस किया 430 पे वी आर विलिंग टू बाय 10,000 शेयर्स. Which of you will be ready to submit your share? I think none, because you can sell the share at 500 in the share market. इसका मतलब the buyback price is usually 500 और 500 से ऊपर. The buyback is usually announced at a premium at 520, 540, 580. So that 580 पे अगर buyback announce हुआ तो उस केस में आप लोग मन में confused होगे. पहला आपको क्या लगेगा, यार 80 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, पैसा लेते हैं और निकलते हैं अपने. दूसरे लोग क्या सोचेंगे, कंपनी खुद अपना शेयर 580 बाई कर रहे हैं, कंपनी खुद अपना शेयर 580 बाई कर रहा है. कंपनी के बारे में ज़्यादा किसको पता है? कंपनी को जो चला रहे हैं वो लोग को या आप लोग को? जो चला रहे हैं उन लोग को ज़्यादा पता है ना. तो अगर वो लोग 580 बाई कर रहे हैं, इसका मतलब इट्स अ सिग्नलिंग इफेक्ट. व्हाट इफेक्ट? सिग्नलिंग. सिग्नल दे रहे हैं. सिग्नल क्या? कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं तुम लोग को पता नहीं है. जो लोग हम लोग के साथ रह गए वो लोग वो सब एंजॉय करेंगे और बाकी लोग निकल के हट जाएंगे. So some people stay in the company, they do not tender their shares in the buyback, and others they tender their shares and they book the 580. ठीक है. तो राकेश झुंझुनवाला कुछ अमाउंट बाईबैक से कमाया होगा, बिकॉज जो कंपनी का शेयर बाई कर रखा था वो कंपनी बाईबैक पे गया होगा, तो वो टेंडर किया होगा या कभी नहीं किया होगा, डिपेंड्स अपॉन हाउ ही फेल्ट. कंपनी का नाम क्या है? राकेश झुंझुनवाला के कंपनी का नाम क्या है? रेयर एंटरप्राइजेस. ओके, रेयर एंटरप्राइजेस, नॉट बिकॉज इट्स रेयर, because Rakesh and Rekha, husband wife, rare enterprises. It is not a time wasters to discuss about these fund houses in India which have done phenomenal return, because that provides a passion and a learning to you. And rare enterprises ka belief kya hai? The belief is differentiated insights. The tag word is differentiated insights. We will look at things differentially. जिस लेंस से सब जन देख रहे हैं हम लोग का लेंस अलग होगा, और जहां हमें अलग लेंस से दिखा कुछ बढ़िया कंपनी और अच्छे दाम पे अवेलेबल, वहां पे वी विल गो फुल थ्रॉटल इनटू इट. वी विल नॉट शर्माओफाई, यानी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेंगे, हल्का छोटा मोटा बेट्स नहीं लेंगे. ओके. देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ राकेश झुंझुनवाला with whom I had an audio podcast, Ramesh Damani, he's there, and when I was discussing personally with him, so he said what the only major difference between him and Rakesh ji was that Rakesh ji had the caliber of taking full bet, जहाँ पे होते हैं ना full shot जाना without शर्माए हुए, and Ramesh Damani was the one who would always be a little bit subtle. नहीं यार गड़बड़ हो गया तो इससे बढ़िया थोड़ा कम लगाते हैं, तो बहुत डिफर कर जाता है. Anyways, so the point was to tell you that the return which he earned, Rakesh ji, वो primarily through price appreciation था, सेकेंड था डिविडेंड, और थर्ड था बायबैक. ओके, थर्ड था बायबैक. ओके, सो जस्ट टू चेंज द रिदम वी स्टार्ट राइटिंग अ लिटिल बिट, जिससे कि रिकैप हो व्हाट हैव वी डन. चलो, सोर्सेज ऑफ रिटर्न. तो सोर्सेज ऑफ रिटर्न में इंट्रोडक्शन. Point number 1, return is a function of economic ownership, bracket, not legal ownership. Okay, return is a function of economic ownership, not legal ownership. Full stop. Refer to dual class shares issued by Meta, Amazon, etc. in order to distinguish between economic versus legal ownership. Okay, refer to dual class shares issued by Meta, Amazon, etc. in order to distinguish between economic versus legal ownership.
तो मेरे को लगता है ये उस समय रीडिंग करते समय घर पे आपको ध्यान आ जाएगा, प्लस आप अपने आप रिसर्च थोड़ा उस समय कर पाओगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इक्विटी एज एन एसेट क्लास has provided highest return. ये मोरलेस सबको पता ही है. If you invest in the bond market, real estate, gold, commodities, whatever, nobody has been able to beat equity. Equity has provided the highest return, and that is the lucrativeness of equity. So equity as an asset class has provided the highest return. Full stop. This return needs to be decomposed. This return needs to be decomposed. Next line. Return equal to capital appreciation plus capital distribution. Capital appreciation plus capital distribution. Para change. Lesson breakup. Lesson को कैसे तोड़ा हुआ है? तो लेसन में देर आर 3 LOS, 3 लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स. LOS A is on corporate actions. LOS B is on frequency and timing of dividend. Frequency and timing of dividend. LOSC is on price return and total return. प्राइस रिटर्न एंड टोटल रिटर्न. तो मैंने ये कुछ समझाया नहीं लास्ट में जो लिखा रहा था, आई जस्ट वेंट ऑन डिक्टेटिंग. LOS एक कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर है. कॉर्पोरेट एक्शंस मतलब व्हेन अ कंपनी पेज डिविडेंड, व्हेन अ कंपनी गोज फॉर शेयर बायबैक, व्हेन अ कंपनी अनाउंसेस स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. ये सब वर्ड्स का डिस्कशन कर रहे हैं. कैश डिविडेंड, शेयर बायबैक, स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. आई हैव नॉट डिस्कस द सेम. मैं पहली बार बोला हूँ ये वर्ड्स. ये अपने को LOS A में डिस्कस करना है. LOS B बहुत इजी है. फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड कब अनाउंस होता है, कब पे किया जाता है, व्हेन डज द स्टॉक गो एक्स डिविडेंड, वो सब क्रोनोलॉजी है उसका. फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ डिविडेंड. LOS C is interesting. It is price return and total return. LOS C is calculation. A and B are theory, C is what? Calculation. Although LOS C में अभी तुरंत भी करा सकता हूँ, it is most interesting, but it would be really good अगर students जो quant foundation वाला classes था ना, वो कर लेंगे तो उनको better लगेगा. They will be at parity with others. Price return and total return. यानी ये price return and total return वाला part मैं नेक्स्ट क्लास पिकअप करने वाला हूँ जब मैं मैथ्स में जाऊँगा. एंड उसके पहले आपका हो जाना चाहिए क्वांट फाउंडेशंस. ओके, डू रिमेंबर दैट पार्ट. ठीक है, प्राइस रिटर्न एंड टोटल रिटर्न. आई एम नॉट डेलिबरेटली गोइंग इनटू LOSC. सो राइट नाउ व्हाट डू वी गो इनटू? लेट्स मूव इनटू LOS नंबर A. LOS A, corporate actions.
इसके नीचे लिखो फीचर्स एंड यूजेस ऑफ कैश डिविडेंड कॉमा शेयर बायबैक कॉमा स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. ये LOS का नाम है. व्हाट आर द फीचर्स एंड यूजेस ऑफ कैश डिविडेंड, शेयर बायबैक, स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. अब वंस अगेन इसको मैं नॉर्मली पढ़ाऊंगा ना, व्हाट इज कैश डिविडेंड, व्हाट इज शेयर बायबैक, तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए मैं अपने स्टाइल में जा रहा हूं. फुल स्क्रीन करना, सुनना प्लीज. यूएस में और कनाडा में, दोनों में जो मैच्योर कंपनीज है लाइक कोको कोला, दे पे क्वार्टरली डिविडेंड से $2 पर क्वार्टर. तो फर्स्ट क्वार्टर $2, सेकेंड क्वार्टर $2, थर्ड क्वार्टर $2, फोर्थ क्वार्टर $2. तो इट इज एज इफ कोई बॉन्ड बाई कर रखे है डिबेंचर, जिसे कूपन मिल रहा है. दे पे क्वार्टरली डिविडेंड यूएस में और कनाडा में. यूरोप में, जापान में हैबिट है सेमी एनुअल, 6 महीने में डिविडेंड देते हैं. इंडिया में, चाइना वगैरह में हैबिट है एनुअल. वी ऑल नो, और वी मस्ट बी नोइंग मोस्ट ऑफ अस, दैट जो डिविडेंड पे करना इज कंपल्सरी और इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. It is at the discretion of the board of directors. Okay, the board of directors, according to the advice of the management, they take a call that company जो earn किया है, should that be distributed as dividend or should that be plowed back in business for future growth? Correct? And accordingly, many countries like India में, the dividend has to be ultimately approved by the shareholders, and then finally the dividend is paid. बट वाई वुड शेयर होल्डर्स नॉट अप्रूव? इनफैक्ट जीपीटी को पूछना पड़ेगा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज किया है डिविडेंड और शेयर होल्डर्स ने डिसअप्रूव कर दिए? अभी मत जाओ उस पर बाद में इट्स लाइक अ सोर्स ऑफ रिसर्च कि ऐसा कभी हुआ है क्या. नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है. शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली एग्री टू इट. सो कैश डिविडेंड जो है ना, कैश डिविडेंड, इट इज यूजुअली रेगुलर कैश डिविडेंड विच इज पेड क्वार्टरली और सेमी एनुअली और एनुअली डिपेंडिंग अपॉन द जुरिस्डिक्शन. डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ता है क्या? डिविडेंड के ऊपर अपना टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? व्हाट्स योर आइडिया? लगता है. डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ता है एट द नॉर्मल स्लैब रेट, जो जिस इनकम टैक्स ब्रैकेट में है. कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी ने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे किया, उसके बाद उस प्रॉफिट में से कंपनी ने डिविडेंड पे किया, शेयर होल्डर वापस से टैक्स पे किया. It's a clear-cut case of double taxation. Let's talk about figures. A company earned a PBT, profit before tax, of say 100 crores. It paid a 25% tax in India. बचा 75 crore. And if the 75 crore is distributed as dividend, then you have to pay once again tax on that 75. But 75 तो already after tax है. उसके ऊपर फिर से आपका डिविडेंड लग रहा है, टैक्स लग रहा है. So dividend is a clear-cut case of double taxation, and therefore many companies, for this reason, think about not paying dividend, but instead going for share buyback, because cash भी तो पहुंचाना है. And कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को कैश चाहिए होता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को कैश नहीं चाहिए होता है. जब डिविडेंड दे रहे हैं तो लोगों के पास चॉइस नहीं है, everybody has to take that cash. बट जब बाईबैक कर रहे हैं तो लोगों के पास चॉइस है. तुमको चाहिए कैश तो बाईबैक पे हाँ करो, तुमको नहीं चाहिए तो मत हाँ करो. तुम नहीं हाँ करेगा तो तुम एक ऐसे कंपनी का ओनर रहेगा जिसमें बाकी लोग निकल गए हैं, तो योर ओनरशिप इन द कंपनी विल रिमेन द सेम और गो अप और कम डाउन. गो अप. यू डिडंट अंडरस्टैंड? आई गेव यू एन ऑफर. Half of the students, they accepted the offer, they took the amount and they left the room. So the other half who are there in the room, they are now enjoying a higher proportional ownership of this company. Understood? So which is considered to be more flexible, regular dividend or buyback? Buyback is considered to be flexible. Regular dividend में there is a commitment on the part of the company. अगर एक company
डिविडेंड दे रहा है $2, $2, $2, $2, $2, 2.05, 2.05, 2.05, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 2.15, 2.15, कितना अच्छा लग रहा है, नदी बह रहा है, ठीक है। अचानक से द डिविडेंड बिकम्स 0.5, 2.1 के बाद 0.5, लोगों को क्या लगेगा? लगता है कंपनी का हालत खराब है। और अगर लोगों को लगेगा कंपनी का हालत खराब है यानी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट खराब है, और अगर लगेगा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स खराब है, तो इन दैट केस द शेयर प्राइस विल गो अप और गो कम डाउन। यानी डिविडेंड, अगर आप रेगुलर डिविडेंड देते हो और उसको देना बंद कर दिया, कम कर दिए, इट इज टेकन एज अ नेगेटिव सिग्नल बाय द मार्केट, नेगेटिव सिग्नल बाय द मार्केट कि लगता है प्रॉब्लम है। जनरली, ऑल्दो 100% ये श्योर नहीं है, हो सकता है द कम्युनिकेशन बाय द कंपनी वाज सो नाइस एंड द कैलिबर एंड द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल लाइक इलॉन मस्क वाज सो ग्रेट दैट दे कुड कन्विंस द ऑडियंस दैट हम लोग अभी डिविडेंड कम करने वाले हैं, नहीं देंगे तुम लोग को, बिकॉज हम लोग इस पैसे से स्पेसएक्स करेंगे। एंड पीपल बिलीव्ड he had the caliber of appeasing the masses कि ठीक ही कर रहा है यार, हम लोग को डिविडेंड नहीं दे रहा है, हम लोग को स्पेस पे ले जाएगा। You never know if he can make, तो वो एक्सट्रीम केस हो सकता है जहां डिविडेंड नहीं देने से पॉजिटिव सिग्नल आ गया, ऑल्दो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। यूजुअली आप डिविडेंड अगर देते थे हमेशा और नहीं दोगे, तो इन दैट केस इट्स लाइक दिस थिंग कि नेगेटिव सिग्नल। बायबैक में क्या है ना, बायबैक इज अपॉर्चुनिस्टिक, बायबैक इज अपॉर्चुनिस्टिक, बायबैक कोई कमिटमेंट नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एनालॉजी, ऑल्दो थोड़ा नॉन वेज हो जाता है, इज मैरिज वर्सेस लिव इन। Believe me, it is 100%. If you will ever remember level 1, level 2, buyback versus dividend का fight, you always remember marriage versus live-in का बात हो रहा था कि marriage is a commitment, live-in में there is no commitment, live-in वाला जो चीज है ना वो buyback है। I have never seen people get the stuff so clearly as compared to sharing this analogy with them. Okay, कि dividend versus buyback is marriage versus live-in। तो उसमें लिव-इन से अगर नहीं हुआ बहुत दिन तक, 5 साल दे आर नॉट टुगेदर, दैट्स ओके, फाइन, नो इश्यूज। मैरिज में तो ऑब्वियसली डजंट हैपन दैट वे ना, तो इट्स टेकन एज नेगेटिव। तो डिविडेंड वर्सेस बायबैक, बायबैक का ये रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। आफ्टर 2008-9 द फाइनेंशियल क्राइसिस, यूएस इनकॉर्पोरेशन picked up share buyback like anything. The company which championed in this regard is Apple. Apple ने जिस हिसाब से बायबैक में अमाउंट पे किया है शेयर होल्डर्स को, नहा लिया है शेयर होल्डर्स, and despite that Apple is sitting with a cash balance of more than $1 trillion. Apple is sitting with a cash balance of more than $1 trillion. At a certain point of time उसका cash balance $2.5 trillion हो गया था। और जब किसी कंपनी के पास इतना हाई कैश बैलेंस है, तो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि तुम अपने बुक्स में कैश होल्ड कर रहे हैं और वो उससे बिजनेस कर सकते थे और पैसा आइडल पड़ा हुआ हम लोग को देना भी नहीं है। तो उस केस में सम ऑफ द अदर पीपल स्टार्ट रेडिंग द कंपनी। रेडिंग द कंपनी मतलब एक्टिविस्ट शेयर होल्डर, कि हम उस कंपनी में बड़ा शेयर होल्डिंग ले लिए 2%, 4%, 5%, और उसके बाद उस कंपनी को फोर्स कर रहे हैं कि तुमको डिविडेंड देना पड़ेगा। So that's called activist investing. Activist investing क्या होता है? Look at activist. You become a Mamata Banerjee in that company by becoming a significant shareholder in that company, and you force things to happen. That's called activist investing. Now that's very important. आप लोग बाद में पढ़ने वाले हो activist investing. शेयर मार्केट में सबसे सही तरीका कमाने का ये है कि where you are a person with deep pockets, आपके पास जोड़ का पैसा है, with deep political links, with deep media links. तो ये तीनों लिंक जो बनाना, पैसा प्लस पॉलिटिक्स प्लस मीडिया, एंड उसके बाद आप एक कंपनी को ढूंढो जो कंपनी में गड़बड़ी चल रहा है और उस कंपनी में घुसो। गड़बड़ी चल रहा है तो दाम नीचे मिला होगा आपको, बिकॉज गड़बड़ी चल रहा है सबको पता था, तो यू आर एबल टू गेट इनटू एट अ लो प्राइस, एंड देन यू डोंट प्रे टू गॉड काश यार मुकेश लोग ठीक से डिसीजन ले ले। नो, हम लोग लगा देंगे ना, because we have money, we have political and we have media power, we will make company do what it ought to do for the purpose of this thing reforming itself, and when the company does that, the share price moves up, you invested at this price, you are able to exit at this price. Two famous personalities in US in this regard who have made a lot of name. One is I think Carl Icahn,
and the other is Bill Ackman. Check the two names. Okay, two greatest activist investors, most popular activist investors in US, Carl Icahn and Bill Ackman. इन दोनों का नाम भूल नहीं सकते जो आदमी फाइनेंस पढ़ रहे हैं. Carl Icahn and Bill Ackman. You will find their names. एप्पल में भी इन दोनों में से एक जन कोशिश किया था. इनका ना एक एक स्टोरीज पढ़ेगा ना आदमी इंटरेस्ट के लिए. जैसे आदमी बोलना चाह रहा है कि सर मेरे को थोड़ा सा ना स्टॉक मार्केट वाइज थोड़ा मेच्योरिटी चाहिए. आई वांट टू बिकम अ मोर मेच्योर्ड पर्सन रिगार्डिंग मार्केट्स. हाउ कैन यू बिकम मेच्योर्ड पर्सन? ईदर यू पुट योर मनी, बट इफ यू पुट योर मनी देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग राइट नाउ गिवन द इमेच्योर लेवल. द सेकंड इज रीड स्टोरीज. रीड स्टोरीज ऑफ व्हाट दीस टू गाइज हैड डन. किस कंपनी में घुस के ये लोग क्या किए थे. आप एक एक स्टोरी पढ़ोगे ना एक एक वीक में. सपोज टारगेट कर लिया कार्ल आइकन का, मैं एक स्टोरी पढ़ूंगा एक वीक में कि वो किस कंपनी में क्या किया था एक पर्टिकुलर. एंड अल्टीमेटली जीपीटी को बोलो अच्छे से मसाला लगा के स्टोरी बताए. ठीक है. एंड द डिग्री ऑफ मेच्योरिटी यू विल डेवलप वीक आफ्टर वीक वुड बी मच हायर एज कंपेयर टू डूइंग ऑल द टाइम पास जो कॉलेज में लोग करते हैं. अपना फोन ले आके हाँ देख हम ये दबा रहे हैं, हम ये बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. स्टार्ट डूइंग दिस. इन दोनों का स्टोरीज ही पढ़ लेना ये लोग वीकली, और एक वीक में एक स्टोरी पढ़ो बढ़िया से, उसको बैठाओ मन में, एंड यू बिकम अ वेरी मेच्योर्ड पर्सन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स. ठीक है. सो कैश डिविडेंड जो है मैं बात कर रहा था, कैश डिविडेंड, रेगुलर कैश डिविडेंड कोई कंपनी अगर नहीं देता है इट्स अ नेगेटिव सिग्नल. यूजुअली कभी कभी पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है. कैश डिविडेंड इज अ कमिटमेंट. कैश डिविडेंड में डबल टैक्सेशन. शेयर बायबैक इज बेटर. अगर शेयर बायबैक हुआ, आपको 500 का शेयर पे 580 मिला, 500 का शेयर पे क्या मिला 580, you have to pay a capital gain tax on it. In many countries capital gain is taxed at a concessional rate as compared to normal slab. खासकर अगर long term capital gain. Suppose you are holding the share for the last 7 years, now you are selling the share, so you will have to pay only 10% tax. So many times shareholders want that company cash buyback करे, company cash dividend नहीं दे. ये सब क्वेश्चंस वो पूछेगा मल्टीपल चॉइस में. बेस्ट पार्ट है तो आपको पता रहेगा तो क्लिक कर जाएगा. हाँ ये वाला पॉइंट डिस्कस हुआ था क्लास में कि मेनी टाइम्स बायबैक इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ टैक्सेशन एंगल. ओके, व्हाइल कैश डिविडेंड इज वेरी बैड बिकॉज ऑफ डबल टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर तुम्हारा पर्सनल टैक्स 30% है स्लैब और 25% कॉर्पोरेट टैक्स है, देन द इफेक्टिव टैक्स बिकम्स लाइक 25 एंड उसके बाद क्या हो गया आपका 30% of 75. That becomes the effective tax. 100 पे कंपनी ने 25 दिया, फिर 75 पे तुमने 30% दिया, तो the effective tax becomes 25 plus 30% of 75. That becomes a very high tax rate. Understood? 47.5 चला गया होगा, है ना? 54 बोल रहे हैं. So it becomes a very high tax rate. Cash dividend में they've also spoken about the fact that some companies maintain a constant dividend per share. Constant dividend per share, constant रखते हैं. Even after stock split, which means Titan. जब राकेश झुंझुनवाला purchased Titan in 2003, उस समय से लेके 2022 तक उसका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते ही गया बिकॉज ऑफ बोनस शेयर्स एंड स्टॉक स्प्लिट, एंड वो डिविडेंड पर शेयर मेंटेन रहा. तो इफ यू बॉट 10,000 शेयर्स एंड डिविडेंड पर शेयर वाज 2, यू वर गेटिंग व्हाट 20,000, बट द 10,000 शेयर्स बिकेम 20,000 शेयर्स बिकॉज ऑफ स्टॉक स्प्लिट, एंड नाउ स्टिल यू आर गेटिंग 2 per share. That becomes what 40,000. Once again the 20,000 shares becomes 40,000 shares after once again stock split, and you getting 2 per share which is what 80,000. स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है आपका जो शेयर है ना, दैट गोज फॉर अ 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट. 2-for-1, एक शेयर था अब से क्या हो जाएगा 2. उसका फेस वैल्यू अगर 10 था तो 5 हो जाएगा. द नंबर ऑफ शेयर्स गो अप स्टॉक स्प्लिट में, एंड इफ द पर शेयर डिविडेंड एंड ऑल दैट इज मेंटेन्ड, तब तो यू नेवर नो वेयर डू यू रीच. देयर आर एग्जांपल्स ऑफ पीपल. देयर इज एग्जांपल ऑफ अ फीमेल, आई डोंट नो, मैं बताता हूँ उसके बाद आप सर्च कर सकते हो. यूएस की फीमेल थी, शी परचेज 3 shares ऑफ अ कंपनी, just 3 shares, and she went on holding the shares
एंड उसको जो डिविडेंड मिलता गया उसको भी री इन्वेस्ट करते गए उसी कंपनी में, और बोनस शेयर्स मिलता गया, स्प्लिट होता गया, एंड अल्टीमेटली शी ओन्ड व्हाट 1 लाख शेयर्स टाइप, एंड द शेयर प्राइस वेंट टू व्हाट, एंड हर वेल्थ एट द एंड ऑफ द डे वाज अराउंड whatever millions of dollars. Can you just search for that female? एक female है, is very popular literature, मतलब there would be one female only of that time who just purchased 3 shares and made a massive sum of money via reinvestment of dividend. I forget the name. हाँ ग्रेस कुर, हाँ वही वैसा ही नाम है, ठीक है. तो शी हैज अ ग्रेट स्टोरी, शी जस्ट बॉट 3 शेयर्स, और वो 3 शेयर्स पे जो डिविडेंड मिला वापस से और शेयर्स बाई कर ली, और प्लस स्टॉक स्प्लिट होते गया, करते करते उसका मिलियंस में चला गया उसका शेयर होल्डर्स वेल्थ. मैंने यहाँ से बोलते ना कि बहुत बड़े लोग ना वॉरेन बफेट और राकेश जुजूवाला कमाए होंगे, तो वैसा नहीं है. There are stories of people who just did nothing, just passively believed in the equity story, held it for 50-60 years, and they made what enormous wealth. There was another guy in US only, he was a janitor. वो janitor था, and वो केवल डिविडेंड के बेसिस पे क्या अर्न कर लिया. He had just 2 things. ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, बढ़िया कंपनीज में जो डिविडेंड पे करते हैं, the likes of Coca-Cola, the likes of Procter and Gamble. ठीक है, and he just passively held on for around 50-60 years, and he went on earning a great rate of return. So many people many times ignore cash dividend because they don't have the patience to hold the stock. But those who have made wealth in the stock market are people who have patiently went for long-term investing. Youngsters को खासकर इतना कम ये समझ में आता है long-term investing, because of which आप लोगों में से जिसको समझ में आया, that person stands out in terms of getting into the buy side and in terms of making a lot of wealth in the long term. Because ये चीज़ ऐसा है जो बोरो नहीं हो सकता, आपको बहुत ज़्यादा सैचुरेट करके सीखना पड़ेगा, and you will find that a different personality is carved out. The ability to do nothing, it's like a yogic principle, just holding on to the stock. So फीचर्स एंड यूज ऑफ कैश डिविडेंड में मैं अभी ये सब नहीं लिखाऊंगा, दैट वुड बी वेरी दिस थिंग. कुछ स्टफ जो अपने डिस्कस किए वो लिख लो. पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ कैश डिविडेंड. पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ कैश डिविडेंड. टाइप्स ऑफ कैश डिविडेंड में दो एरोज निकाल दो. टाइप्स ऑफ कैश डिविडेंड से 2 एरो. एक है रेगुलर कैश डिविडेंड, रेगुलर कैश डिविडेंड, और दूसरा है स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड. एक है रेगुलर कैश डिविडेंड, दूसरा है स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश डिविडेंड. स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश डिविडेंड. स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश डिविडेंड जो आपने लिखा है उससे 2 एरोस. स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश डिविडेंड 2 तरह का है, उससे 2 एरोस. एक एरो होगा डिविडेंड फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स. डिविडेंड फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स. और दूसरा हो गया लिक्विडेटिंग डिविडेंड. लिक्विडेटिंग डिविडेंड, लिक्विडेटिंग डिविडेंड, लिक्विडेट LIQUI, लिक्विडेटिंग डिविडेंड. ऑल्दो किसी भी टर्म को डिफाइन करना काफी बार डिफिकल्ट होता है, बट फील करना इजी होता है. जैसे आप लोग को बोलूंगा डिफाइन लिक्विडेटिंग डिविडेंड, यू मे स्ट्रगल इन द डेफिनेशन, बट मेनी ऑफ यू आई एम श्योर गॉट द फीलिंग ऑफ लिक्विडेटिंग डिविडेंड. डिड यू ऑल? लिक्विडेटिंग डिविडेंड में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बैक में आपके कुछ ख्याल आया होगा कि कंपनी अपना सारा एसेट्स क्या हो रहा है, बेच रहे हैं. कंपनी अपना सारा एसेट्स बेच रहे हैं और बेच के इट इज लिक्विडेटिंग, और तब इट इज पेइंग लिक्विडेटिंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. दैट्स द केस ऑफ लिक्विडेटिंग डिविडेंड. इनफैक्ट जो रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में है अपने,
अपने उससे ऊपर अगर डिविडेंड देते हैं, एनी अमाउंट पेड इन एडिशन टू द रिजर्व्स व्हिच आर देयर ऑन द बैलेंस शीट, बिकॉज द रिजर्व्स ऑन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट पास्ट प्रॉफिट्स व्हिच वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. इफ यू आर पेइंग एनी डिविडेंड मोर देन दैट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लिक्विडेटिंग डिविडेंड. ओके, लिक्विडेटिंग डिविडेंड मतलब आप जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उससे ज्यादा अमाउंट का डिविडेंड दे रहे हैं by liquidating your assets, by liquidating your divisions, something like that. So that's called liquidating dividend. यूजुअली हम लोग ना इस तरह से एक ग्राफ का बात करते हैं बहुत सारे चैप्टर्स में. देखना, स्क्रीन दिखाओ एक बार. ये महात्मा गांधी का ग्राफ. तो इस ग्राफ में दिस इज लाइक द अर्ली स्टेज ऑफ अ कंपनी ना, अर्ली स्टेज, इंसिपिएंट स्टेज, स्टार्टअप स्टेज. दिस इज लाइक द ग्रोथ स्टेज, दिस इज लाइक द मैच्योरिटी स्टेज, एंड दिस इज व्हाट डिक्लाइन. तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड ए बी सी एंड डी, ठीक से सुनना. ए है द स्टार्टअप फेज है. स्टार्टअप इमेजिन कर लो, इमेजिन योरसेल्फ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम यू आर गोइंग थ्रू. बी इज द ग्रोथ फेज, स्टार्टअप चल पड़ा. सी इज द मैच्योरिटी फेज, डी इज द डिक्लाइन फेज. कौन से फेज में एम आई टॉकिंग अबाउट द लिक्विडेटिंग डिविडेंड? डी. लिक्विडेटिंग डिविडेंड तो डी में है ना, लग रहा है जहां बंद हो रहा है. कौन से स्टेज में सबसे ज्यादा रेगुलर कैश डिविडेंड होगा? सी, मैच्योर स्टेज में. बिकॉज मैच्योर स्टेज में पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी को. कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है. इट्स लाइक कैश काउ. इट इज जनरेटिंग अ लॉट ऑफ कैश. इट डजंट रिक्वायर द मनी. द लाइक्स ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, ओके, दे आर द कंपनीज व्हिच विल पे अ लॉट ऑफ रेगुलर कैश डिविडेंड. ए स्टेज पे डिविडेंड होना इम्पॉसिबल है. स्टार्टअप स्टेज पे हाउ कैन जोमैटो पे डिविडेंड? इम्पॉसिबल. पैसा ही नहीं उसके पास तो बर्न कर रहे हैं. बी स्टेज पे हो सकता है डिविडेंड हो, बट इतना इनॉर्मस ग्रोथ हो रहा है ना, उसके पास खुद इतना अपॉर्चुनिटीज है, नया नया इन्वेस्टमेंट करना है, प्लांट एंड मशीनरी ये सब में, कि वो डिविडेंड नहीं देगा. यू कैन फील इट दैट बी स्टेज पे देयर कुड बी सम डिविडेंड, बट यूजुअली इट वोंट बी. सी स्टेज इज द मेन स्टेज ऑफ कैश डिविडेंड. Sir, is this part testable? 100% it is. And it is supposed to be common sensical. ये common sensically सोच लेंगे अपने. तो जो C part है ना, वो कैश डिविडेंड वाला एरिया है. एक बार इसको ड्रॉ कर दो ना प्लीज. ये लाइफ साइकिल स्टेज हो गया कंपनी का, लाइफ साइकिल स्टेज. किसके बाहर? हाँ, वो चार्ट के तो बाहर ही है जाहिर. ए जो है दैट वाज स्टार्टअप फेज, बी वाज ग्रोथ फेज, सी वाज मैच्योरिटी, डी वाज डिक्लाइन. स्टार्टअप, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. ओके, स्टार्टअप, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. तो जो थर्ड स्टेज था ना सी, वो सी स्टेज में यहाँ पे रेगुलर कैश डिविडेंड अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं. रेगुलर कैश डिविडेंड. डी स्टेज में लिक्विडेटिंग डिविडेंड. रेगुलर कैश डिविडेंड में सिंस मैंने बोला था और वहाँ पे स्कोप है लिखने का, तो लिख लो क्वार्टरली इन US and Canada, although they will not ask you this way, semi-annually in Europe and Japan, annually elsewhere. जो रेगुलर कैश डिविडेंड है, क्वार्टरली इन US, कैनेडा, सेमी एनुअली इन यूरोप एंड जापान, एनुअली एल्सवेयर. ओके, जो लिक्विडेटिंग डिविडेंड है उसके नीचे लिख लेना फर्स्ट बुलेट,
dividend exceeds cumulative retained earnings. Dividend exceeds cumulative retained earnings. Dividend exceeds cumulative retained earnings. Cumulative retained earnings. Second bullet. Company is liquidating its assets. Company is liquidating its assets. Company is liquidating its assets. ये फ्लो क्या चल रहा था अपना? LOS A स्टार्ट हुआ था. LOS A में हमने पॉइंट नंबर 1 में लिखा क्या? टाइप्स ऑफ कैश डिविडेंड. ठीक है. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2, कैश डिविडेंड. Cash dividend is usually taxable in the hands of shareholders. Cash dividend is usually taxable in the hands of shareholders. Point number 2, cash dividend is usually taxable in the hands of shareholders. Usually taxable in the hands of shareholders. Dash, a clear-cut case of double taxation. Dash, a clear-cut case of double taxation. A clear-cut case of double taxation. आई थिंक सबको क्लियर ही है डबल टैक्सेशन. फिर भी बाई चांस कुछ रिस्क हो जाए तो पैरा चेंज लिख दो. पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी $100 million. पीबीटी $100 million. लेस कॉर्पोरेट टैक्स 25%. लेस कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 25%. जैसे पर्टिकुलर्स और अमाउंट नहीं लिखते, मैं उतना डेकोरेट नहीं करवाता हूँ. यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग. लेस कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 25%. 25 million लेस किए तो बचा 75 million. 75 million अलग से लिखो और हट जाओ उससे. हट के इफ दिस अमाउंट ऑफ 75 million, if this amount of 75 million, if this amount of 75 million is distributed as cash dividend, and personal tax rate is 30%, and personal tax is 30%, and personal tax rate is 30%, comma, shareholder ultimately receives 70% of 75. सही है ना? 70% of 75. 70% of 75. 70. 70% of 75 कितना? 52.5. तो शेयर होल्डर को 52.5 मिला. तो कंपनी रन किया 100, मिला 52.5. नेक्स्ट लाइन, इफेक्टिव टैक्स रेट 47.5%. इफेक्टिव टैक्स रेट 47.5%. इफेक्टिव टैक्स रेट 47.5%. 47.5% टैक्स रेट हो गया ना, बिकॉज 100 कमाए थे और बचा केवल 52.5, तो 47.5 इफेक्टिव टैक्स रेट. Point number 3, regular cash dividend. Regular cash dividend is a sort of commitment, is some sort of commitment
is some sort of commitment. Full stop. If a company reduces or eliminates regular cash dividend, if a company reduces or eliminates regular cash dividend, comma, it usually has a negative signaling effect. It usually has a negative signaling effect. It usually has a negative signaling effect. Negative signaling effect. जहाँ नेगेटिव सिग्नलिंग इफेक्ट है अंडरलाइन करके उस पर डैश एरो देके डबल क्वेश्चन मार्क कि क्या नेगेटिव सिग्नल, डबल क्वेश्चन मार्क करो, क्वेश्चन मार्क और लिखना it often signals weak future prospects. It often signals weak future prospects. It often signals weak future prospects कि लगता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स खराब है इसलिए तो डिविडेंड कम कर दिया. वीक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. पर पॉइंट क्या है, मैं एक मल्टीपल चॉइस देख रहा था जो इंस्टीट्यूट ने दिया है इस चैप्टर में, और उसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ था दैट मल्टीपल चॉइस वाज ऑन कैश डिविडेंड वर्सेस शेयर बायबैक, इसके ऊपर था. और जो 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो करेक्ट वाला था उसमें आंसर ये था कि शेयर बायबैक हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग इफेक्ट बिकॉज इफ यू गो फॉर अ शेयर बायबैक इट सिग्नल्स that you are confident about the future of the company, so that message is sent to the masses कि कंपनी खुद अपना शेयर बायबैक कर रहा है. It's the positive signal, whereas cash dividend do not provide signal. अब जब तुम ये मल्टीपल चॉइस करोगे और इंस्टीट्यूट का मल्टीपल चॉइस है तो कंफ्यूजन होगा बिकॉज यू विल थिंक दैट सर ने डिस्कस किया था कि रेगुलर कैश डिविडेंड का भी तो सिग्नलिंग इफेक्ट है, यही तो लिखा है अभी. रेगुलर कैश डिविडेंड का सिग्नलिंग इफेक्ट लिखा दिया ना, और उस मल्टीपल चॉइस में क्या था कि शेयर बायबैक का सिग्नलिंग इफेक्ट है, कैश डिविडेंड का सिग्नलिंग इफेक्ट नहीं है. देन आई रेड द एक्सप्लेनेशन टू द सेम. वहां पे सॉफ्टली क्या लिखा हुआ था, कैश डिविडेंड का थोड़ा बहुत सिग्नलिंग इफेक्ट होता है, यानी कि when it comes in comparison, on a comparison basis अगर multiple choice आ जाए तो you have to understand that share buyback has a stronger signaling effect than cash dividend. Understood? Because it has to be seen in the entirety ना कि बाकी दोनों options क्या है. Suppose बाकी दोनों options completely wrong है, इसी पे fall back करना है तो share buyback greater stronger signaling effect है as compared to cash dividend. So it would be a gray area since it was a multiple choice from the institute. I just remembered the same, so I'm telling you right now that that would cause confusion where you will say that आपने dictate किया था कि signaling effect है. शायद ये लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं the way I can salvage the situation because this is not like the ICA और सब BCom examination जहाँ गलत लिखा रहे. They want to say अगर एक कंपनी का fundamentals बहुत strong चल रहे हैं, it is getting good sales order, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, सब चीज़ बढ़िया और उस कंपनी का, और उसमें उसने कैश डिविडेंड कम कर दिया. जस्ट इमेजिन एक बार एक कंपनी है जिसका सारा चीज़ बढ़िया चल रहा है, सेक्टर इज डूइंग वेल एंड ऑल दैट, और तब उसने कैश डिविडेंड कम कर दिया. मे बी मार्केट विल इंटरप्रेट कि ओ लगता है ये पैसा को यूज़ करेगा ग्रोथ के लिए. डिड यू अंडरस्टैंड? मार्केट विल इंटरप्रेट दैट मे बी ये पैसा यूज़ करेगा ग्रोथ के लिए. यानी मार्केट जो नेगेटिव सिग्नलिंग गिरेगा ना, जो मैंने लिखाया कैश डिविडेंड कम करने से नेगेटिव सिग्नल, वो तब होगा व्हेन इट इज कोरैबोरेटेड सपोर्टेड बाय अदर एविडेंसेस. यानी कि ओ कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहा है अभी, यार ये गड़बड़ चल रहा है, देख कैश डिविडेंड कम कर दिया, पक्का इसका खराब है. यू अंडरस्टैंडिंग? दे वांटिंग टू से दैट इट हैज टू बी कोरैबोरेटेड बाय अदर फैक्टर्स, देन ओनली वी विल कम टू द फैक्ट दैट यस बने नेगेशन ऑफ कैश डिविडेंड मींस नेगेटिव सिग्नलिंग इफेक्ट. ठीक है, मैं इस पॉइंट को जब शेयर बायबैक लिखाऊंगा तब वापस से रेज करूंगा कि मल्टीपल चॉइस के बारे में. ठीक है, मेंशनिंग विद मल्टीपल चॉइस एक बार आपके माइंड में बता दिया, वी विल कम टू इट वंस अगेन लेटर ऑन. ठीक है ना? ओके.
पैरा चेंज. Point number 4, share buyback. Share buyback. कुछ numbers use कर रहा हूं, help me out. एक कंपनी के पास 500 मिलियन सरप्लस कैश है. 500 मिलियन सरप्लस कैश है. वो ये 500 मिलियन से या तो डिविडेंड दे सकता है और या फिर बाईबैक कर सकता है. ठीक है ना. नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में 100 मिलियन है, तो 500 मिलियन बाय 100 मिलियन डिविडेंड देगा तो क्या होगा, 5 पर शेयर. 500, मैं जानबूझ के नंबर्स बोल रहा हूँ इसलिए जिससे मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ. वंस आई एम कंफर्टेबल देन आई विल डिक्टेट. अंडरस्टूड. तो 500 बाय 100, 5 पर शेयर का डिविडेंड. Let's suppose the share price is 200. What is the share price? 200. So you are a shareholder holding a share worth 200. You get 5 rupees dividend. Your realized return is 5 by 200, which is 2.5%. Your realized return is 5 by 200, 2.5%. सही बोला ना? 2.5% realized return. अगर कंपनी बाईबैक करते हैं तो इन दैट केस 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स. टाइप 1 शेयर होल्डर जो अपना शेयर सबमिट नहीं करेगा, बोले हाँ हमें नहीं बेचना है. टाइप 2 शेयर होल्डर जो अपना शेयर सबमिट करेगा, बोला हाँ पैसा दो. एकेडमिक्स में जिस तरह से दिया हुआ है, एक बार अज्यूम करें कि बाईबैक बाजार के दाम पे, 200 पे, कौन से दाम पे, 200 पे. इन केस यू आर फॉलोइंग माई फिगर्स, 200 पे बाईबैक है. तो 200 पे बाईबैक है. हाउ मेनी शेयर्स वे देयर टोटल? 100 मिलियन. से 50 मिलियन वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है, 50 मिलियन दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है. जो सेकेंड क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल ऑप्ट फॉर बाईबैक. 500 मिलियन से अगर बाईबैक हो रहा है 200 के दाम पे, 200 के दाम पे, तो कितना शेयर्स बाईबैक हो सकता है? 500 बाई 200. 500 डिवाइड बाई 200. हाउ मेनी शेयर्स कैन बी बॉट बैक? 2.5 million shares can be bought back. So 2.5 million shares, people holding 2.5 million shares, they submitted and they took the money. They took the क्या बोलते हैं 500 अमाउंट, वो लोग ले लिए. तो इन दैट केस देखा जाए तो इन्होंने क्या बोला है कि डिविडेंड देते या बायबैक देते, दोनों ही केस में कंपनी के पास से 500 मिलियन चला गया किसके घर पे? शेयर होल्डर्स के घर पे, अगर शेयर होल्डर्स को एज अ फैमिली माने तो. However, when you talk about the 2 types of family, one family which decided to leave the family, the other which decided to stay, तो realized return, जो realized return वो affected हो गया. Because in the case of cash dividend, realized return सबका 2.5% होता. But in the case of buyback, realized return तो केवल उन लोग का हुआ, those who tendered their shares. The one who decided not to tender their shares, उनका realized return was low. तो मल्टीपल चॉइस में ये चीज पूछेगा, नॉट मैथ्स वाइज, थियरी वाइज, कि whether we give dividend or whether we give for buyback, economically it is the same thing, but realized return wise, the tendering shareholders का realized return goes up, but the non-tendering shareholders का realized return goes down in the case of buyback. Understood? The numbers which I was speaking just to communicate. They will not ask why are numbers. They just want you to know that dividend versus buyback are economically the same, subject to the difference between realized return for tendering shareholders and non-tendering shareholders. ठीक है, I will dictate the same. I'll take my time. मैं भी numbers के साथ dictate करूँगा, पर एक बार आपको बताया तो सही कि ये एक multiple choice we have to be on the lookout for dividend versus buyback. सेकेंड है बायबैक क्यों बढ़िया है? बायबैक इसलिए बढ़िया बिकॉज बायबैक कमिटमेंट नहीं है. क्या नहीं है? कमिटमेंट नहीं है कि देना ही पड़ेगा वरना क्या हो जाएगा. थर्ड, बायबैक का पॉजिटिव सिग्नलिंग इफेक्ट होता है कि कंपनी खुद बायबैक कर रहा है, लगता है कंपनी में कुछ बढ़िया होने वाला है. फोर्थ, बायबैक टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है बिकॉज जो शेयर होल्डर्स उस पर डबल टैक्सेशन नहीं लग रहा है. ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बायबैक. वो तो एक ही बात हो गई, कमिटमेंट नहीं है. तो ये बायबैक का ये सारे पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर. ठीक है ना, लिखो प्लीज.
पॉइंट नंबर कौन सा था? 4. क्या लिखा आपने? शेयर बायबैक. शेयर बायबैक में कुछ भी लिखना नहीं है, आप सीधा पैरा चेंज करो और एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग fundamentals about a company. Consider the following fundamentals about a company. Dash. Number of shares 100 million. Number of shares dash 100 million. Next line, share price 200. Share price 200. Next line, therefore market cap. Market cap नाम सुना होगा आपने. Market capitalization. Market capitalization का मतलब होता है पूरे के पूरे शेयर्स का मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 200. 100 इंटू 200 इक्वल टू 20,000. 20,000 million. 20,000 million. PAT, profit after tax, bracket also known as net income. Profit after tax PAT, also known as net income. दोनों वर्ड लिखना प्लीज, जिससे बाद में काम आता रहे. अगर वोकैबुलरी इंप्रूव हो रहा है तो वोकैबुलरी का फायदा उठाएंगे ना बाद में. PAT, नेट इनकम. $2,000 million. 2,000 million. Therefore EPS, earnings per share. डबल फायदा हो रहा है अपने को. जो न्यू कमर्स है सबको टर्मिनोलॉजी पता चल रहा है. earnings per share EPS. तो EPS is obviously net income by number of shares, which is 2,000 divided by 100. What? 20. 20. Next line. Price earnings ratio. Price earnings ratio. Price earnings ratio को अपने शॉर्ट में लिखते हैं P/E. क्या लिखते हैं? P/E. P/E माने शेयर का दाम अर्निंग्स का कितना टाइम्स है, तो इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 20. 200 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू व्हाट? 10 टाइम्स. प्लीज टाइम्स लिखना, TIMES. P रेशियो 10 टाइम्स. ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये तो ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर और इंपॉर्टेंट मीट्रिक है जो अपने पूरे करिकुलम में भर भर के काम आने वाला है. देयर इज अ डिफरेंस इन पीपल हु वुड से P रेशियो इक्वल टू 10 and the difference between people who would say P ratio equal to 10 times. We want to fall in the second category. Never ever are we going to say P ratio equal to 10. It's always it have to be the habit P ratio is 10 times. Q, because when you say 10 times अपने आप ही interpretation आ जाता है. Okay, price is 10 times earning. Price is 10 times earning. When you say 10, it goes out of interpretation. You are not allowing yourself to interpret it. कि शेयर का दाम जो है वो अर्निंग का 10 गुना है, बिकॉज अर्निंग तो 1 साल का है और जब तुम शेयर बाई करो तो वो जिंदगी भर का अर्निंग मिलने वाला है. समझ गए? तो पी रेशियो ये बताता है कि तुम अर्निंग के बदले कितना गुना देने तैयार है. 10 टाइम्स या 12 टाइम्स या 15 टाइम्स, डिपेंडिंग अपॉन हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट द फ्यूचर अर्निंग्स, द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड. ठीक है? इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट द अर्निंग्स वुड बी साउंड एंड ग्रोइंग, यू आर रेडी टू पे 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 35 टाइम्स. ओके, स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है, अर्निंग्स तो उनका है ही नहीं, सेल्स के बेसिस पे पीपल आर पेइंग 125 टाइम्स. स्पेसएक्स का जो आईपीओ है, स्पेसएक्स इलॉन मस्क का, उसका जो आईपीओ है, द दाम हैज बीन पुट एट 125 टाइम्स सेल्स. कैन यू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर स्पेसएक्स का जो सेल्स है उससे एक खर्चा नहीं हो, खर्चा कोई नहीं हो, सेल्स ही बस हो, और वो सेल्स पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, 125 साल लग जाएगा वो लोग को पैसा रिकवर करने में जो लोग बाई करें आईपीओ में कूद कूद के. इमेजिन द मैथ, कोई तरीके से नहीं समझ में आ रहा है. इफ यू आर बाइंग द शेयर ऑफ स्पेसएक्स
at the IPO, you are saying that it will earn sales, it will not have any cost, it will give you the sales, and 125 years तक then you will recover what you have invested. मतलब ऐसी ऐसी बातें हो रही है ना वहाँ पे जिसका कोई डाइजेशन नहीं होता इन नॉर्मल फाइनेंस. Whatever the only logic जो मैं बोला उसको आप तोड़ सकते हो, कोई वो क्रिटिसाइज कर सकता है. Where was the flaw in what I spoke? What was the flaw in what I spoke? Lack of logic कहा था मैं जो बोला उसमें. In case you can figure out any flaw. The only flaw which I can imagine what I spoke is that sir, SpaceX का सेल्स जो अभी है वो सेम थोड़ी रहने वाले हैं. जैसे ₹1 का सेल्स है अभी 125 शेयर का दाम है. सर वो सेल्स जो है आप बोल रहे हैं 500% बढ़ेगा, यानी 1 का सेल है तो 5 का हो जाएगा, फिर 5 × 5 25 हो जाएगा, फिर 25 × 5 125 हो जाएगा, फिर 125 × 5 625 हो जाएगा. तो आ गया सर हम लोग का पैसा. तो दोज हू बिलीव दैट जो SpaceX का ग्रोथ जो है 500% होने वाला है उस तरह का, then it is correctly priced. So those who are buying, they have only one rationale, that they believe that पूरे हवा में SpaceX से दिखेगा. Okay, everywhere. That's the whole logic. नहीं, why do I speak about all these companies? Because somewhere in the ecosystem, after joining CFA for 1 or 2 months or 3 months, you will find that you will tend to be able to understand what's going on in the markets. जो बात चल रही है ना आपको समझ में आने लग जाएगा, and that itself will give you a kick up that you are in the correct direction. ठीक है? Otherwise, I have been known for not talking rubbish in classes at all. Right left बात करता ही नहीं. So whatever example I take it for a reason, because कहीं ना कहीं वो maturity बढ़ा रहा है in terms of absorbing the matter. ठीक है ना? Okay. तो price earning ratio क्या लिखा है? 10 times. Okay, वो times पे focus था अपना. देखो, now suppose the company लिखना है. Now suppose the company uses surplus funds of $100 million to go for buyback at the current market price. Para change. Number of shares bought back. Calculate. Number of shares bought back. इसमें तो मैथ्स ही नहीं है. 100 मिलियन से अपने बाई बैक कर रहे हैं 200 का दाम पे, तो 100 by 200 how much? 100 divided by 200 how much? 0.5 million. 0.5 million. 100 divided by 200, 100 million अमाउंट है और 200 के दाम पे बाई बैक कर रहे हैं, तो how many shares can you buy back? 0.5 million. Next line, number of shares remaining after buyback. Number of shares remaining after buyback. Number of shares remaining after buyback equal to 100 minus 0.5, 99.5 million. सही है? पहले 100 million shares था ना? हाँ, तो 100 minus 0.5 equal to 99.5 million. 99.5 million shares. If PAT remains the same, comma, new EPS, बोलो, EPS, PAT by number of shares. तो 2000 PAT था क्या? तो 2000 divided by 99.5. 2000 divided by 99.5 how much? 20 point, ठीक है, 20.1 अप्रॉक्स. 20.1 अप्रॉक्स. तो बाईबैक में थियरी में पॉइंट लिखा हुआ है. ये जो मैथ्स बोल रहा हूँ ये तो आएगा ही नहीं. ये मैथ्स क्यों बोल रहा हूँ ना, एक बार कंफर्ट लाने के लिए. व्हाट एम आई डूइंग, आपको दिख रहा नहीं है? मैं प्ले कर रहा हूँ कि जानबूझ के बाईबैक वाले एरिया में थोड़ा कंफर्ट ले आऊँ. तो कंफर्ट लाने के लिए जानबूझ के नंबर्स बोल रहा हूँ. अपने कई बार क्लासेस में जहाँ पे थियरी है वहाँ पे नंबर्स यूज करते हैं जस्ट टू ब्रिंग एक्स्ट्रा कंफर्ट. तो
मल्टीपल चॉइस पे क्या आएगा? बायबैक का वन ऑफ द रीजंस इज टू इंक्रीज ईपीएस, टू इंक्रीज ईपीएस। तो या तो आप लर्न करो या आप फील करो, नंबर ऑफ शेयर्स कम होगा तो ईपीएस बढ़ जाएगा ना। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कम होगा तो ईपीएस बढ़ जाएगा। शुरू में जो डेटा था ना, शुरू में जो डेटा लिखा रहा था मैं, वहां पे मेरे को एक डेटा और लिखाना है। जो डेटा लिखा है देख लो आप कहाँ पुट करोगे, इसी सब में, इसी एग्जांपल में। डेट, ओके, डेट, कंपनी के पास डेट है, डेट 1000 मिलियन, 1000 मिलियन, ठीक है। तो अब जहां लिख रहे थे वहां लिखो मार्केट वैल्यू डेट इक्विटी रेशियो, मार्केट वैल्यू डेट इक्विटी रेशियो, मार्केट वैल्यू डेट इक्विटी रेशियो डैश पैरा चेंज फर्स्ट बुलेट प्री बायबैक, मार्केट वैल्यू डेट इक्विटी रेशियो डैश पैरा चेंज फर्स्ट बुलेट प्री बायबैक, बायबैक के पहले क्या था? 1000 by 2000, नहीं 1000 by 20,000। क्या मैंने डेट कितना लिखा है? 1000 को 10,000 कर दो, डेट को 10,000 कर दो, तो 10,000 by 20,000, 10,000 by 20,000 इक्वल टू 0.5। आर यू फाइन? डेट 10,000 था, इक्विटी 20,000 था, 0.5, ठीक है। सेकेंड बुलेट पोस्ट बायबैक, सेकेंड बुलेट पोस्ट बायबैक, पोस्ट बायबैक 10,000 डिवाइडेड बाय, नीचे में 20,000 माइनस 100, 19,900, 10,000 डिवाइडेड बाय 19,900, 10,000 डिवाइड बाय 19,900, हाउ मच? 0.5025, 0.5025। वंस अगेन ये मैथ टेस्टेबल नहीं है। टेस्टेबल क्या है? बायबैक के कारण डेट इक्विटी रेशियो बढ़ता है, ठीक समझो। बायबैक के कारण डेट इक्विटी रेशियो बढ़ता है, क्योंकि डेट इक्विटी तो कम हो गया ना, आपने बायबैक कर लिया तो इक्विटी कम हो गया, तो डेट बाय इक्विटी रेशियो विल व्हाट? राइज, ठीक है। तो many of you may be knowing, and if you don't know, please know that debt equity ratio represents financial leverage. What? Financial risk, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क। जैसे आपका फैमिली है, खुद का फैमिली सोचो, अगर आपका फैमिली बहुत लोन वोन ले रखा है, आप लोग को प्रॉपर्टीज वगैरह है, पर एट द सेम टाइम बहुत लोन लिया हुआ है, तो अपने उस केस में फैमिली में टेंशन रहता ना, यार डेट है, लोन है, कुछ गड़बड़ हो गया तो देयर इज अ फाइनेंशियल रिस्क, कुछ गड़बड़ होने से। तो डेट इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल रिस्क दिखाता है, तो बायबैक के बाद कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो दैट्स द नेगेटिव ऑफ द बायबैक। द पॉजिटिव इज दैट ईपीएस बढ़ जाता है। द वन थिंग दैट नोबडी कैन से क्या होगा, ओके, और वो तो मैंने इम्प्लिसिटली करा दिया उन 19,900 लेके। बाजार पे मेरे अनुसार थोड़ी चल रहा है कि वो 100 मिलियन कम हो जाएगा, बाजार तो बाजार के अनुसार चल रहा था, मैंने मान के करा दिया। आप देखोगे हो क्या गया है, 19,900 मैंने मार्केट कैप मान लिया है एक तरह से इस सब में, और नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 99.5। अगर शेयर प्राइस निकालो कैलसी में निकालो, एक बार लिखो मत, 19,900 बाय 99.5, 19,900 डिवाइड बाय 99.5 कितना? 200। यानी शेयर प्राइस क्या रखा है मैंने? सेम। बट अगर शेयर प्राइस सेम रखा है और ईपीएस कम हो गया है, ईपीएस क्या हो गया? बढ़ गया है, तो इसका मतलब पी रेशियो कम हो गया। शेयर प्राइस अगर सेम है और ईपीएस बढ़ गया है तो पी रेशियो क्या हो गया? कम हो गया। बिकॉज अभी ये वाला जो लास्ट पार्ट बोल रहा हूँ काफी कंसेप्चुअल है, बट काश थोड़ा सा वो चला जाए अंदर। पी रेशियो, अभी जब मैं बीच में बोल रहा था ना, पी रेशियो, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर अबाउट द कंपनी। इफ अ कंपनी हैज अ ब्राइट फ्यूचर, you are ready to pay higher P ratio for the company or lower P ratio? Higher. If the company is risky, you are ready to pay a higher P ratio or a lower P ratio? Lower P ratio. Since debt equity ratio has gone up, the company has become more risky or less risky? More risky, and therefore you would be ready to pay the same P ratio or a higher or a lower P ratio? Lower. You are ready to pay a lower P ratio, and our maths is supporting the same. Look next slide. New market price.
न्यू मार्केट प्राइस equal to 19,900 divided by 99.5. 19,900 divided by 99.5, which is equal to what? 200. 200. New P ratio. New P ratio. P oblique E. New P ratio equal to 200 divided by, क्या था आप लोग का? 20.1. 200 divided by 20.1 equal to 9.95 times. 9.95 times. 9.95 times. कमेंट नीचे में कमेंट्स कर दो, इनफैक्ट कमेंट्स तो कमेंट्स में फर्स्ट बुलेट, buyback results in a higher debt equity ratio. Buyback results in a higher debt equity ratio. Buyback results in a higher debt equity ratio. Higher debt equity ratio. And this in turn makes the company financially more risky. This in turn makes the company financially more risky. Financially more risky. Financially more risky. Full stop. This makes for a lower P multiple. This makes for a lower P multiple. A lower P multiple. Second bullet. The above example is based on a number of simplified assumptions. The above example is based on a number of simplified assumptions. And real markets are too complicated a beast. And real markets are too complicated, too complicated a beast to abide by those assumptions. Too complicated a beast to abide by those assumptions. To abide by those assumptions. तो अपने इसमें दाग नहीं ढूंढे कि चार में क्या दाग है क्वेश्चन में, अपने ये ढूंढे कि ठीक है, we were wanting to discuss something, तो numerically we picked up certain things. You can of course say let's बाजार में दाम 200 नहीं था, 201 हो गया तो 195 हो गया तो बाईबैक को बहुत पॉजिटिवली लिया गया, लोग सोचे वाह कंपनी बाईबैक कर रहा है क्या हो जाएगा, तो 205 हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, बाजार थोड़ी फॉलो करेगा मेरा मैथ्स, बट अपने को कुछ पिकअप करना था, अपने अच्छा पिकअप किए, तो लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग रादर देन फाइंडिंग आउट द लूप होल कि ऐसा क्यों होगा वैसा क्यों, ठीक है ना। सो काफ़ी सारा डिस्कशन बाईबैक का बाकी है जो हमने किया नहीं है। वी आर रियली वांटिंग दैट काश क्लास के हेल्प से आपको इतना सारा थॉटफुलनेस मिले कि आप उस पर रिसर्च करो। तो फॉर एग्जाम्पल आई वुड रियली लव दैट समबडी रिसर्च नाइसली अपॉन बर्कशायर हैथवे द ड्यूअल क्लास ऑफ शेयर्स and accordingly try to articulate or bring out an article about the fact that we discussed in the first equity class, okay, कि Berkshire का दो class of shares है और ये price है, and the reason for the two class of shares is this, and the fact that Berkshire has never ever paid a dividend, ठीक है, and stuff like that. The moment you start articulating and exhibiting stuff yourself, you know, वो एक मूवी था, ठीक है, थोड़ा हट के बात करते हैं, शाहरुख खान का प्रीति जिंटा, जिसमें ही वॉज सेइंग आउट ऑफ पेपर समथिंग, बड़ा ही कर रहा था ना प्रीति जिंटा का, क्या तो फिर वो सैफ अली खान आके बोला अरे मैंने तो ये सब लिखा ही नहीं, तो वो बोल रहा था अरे तुम अगर लिखना चाहते तो यही तो लिखते ना। व्हाट वाज दैट मूवी, आई जस्ट फॉरगेट, कल हो ना हो, करेक्ट।
तो वैसे ही आजकल जब जीपीटी या कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना, कई बार क्यों कोई आदमी क्या सोचता है, यार मैं तो पूरा जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, लैंग्वेज तो उसका है। द थॉट शुड बी योर्स ना। आपने जो सोचा और जो बोलना चाह रहे थे वो पूरा आपका था। द लैंग्वेज, if it is drafted by an AI, doesn't matter. Language is just the medium to communicate the stuff. So you shouldn't feel that way. हाँ, पूरा का पूरा ही उसका है, सारा वो किया तो बात ही क्या है। Thing has to come out of you, and only the language का decoration has to come out of it, and of course supported with data and all that. तो beautiful article आएगा. Start that process. ठीक है? We will continue this class on the weekend live online as I said. Okay? और वेडनेसडे और फ्राइडे को अपना QM का क्लास होगा, जो QM का 2027 करिकुलम में जो फर्स्ट चैप्टर, उनका नाम भी ध्यान नहीं है, उससे स्टार्ट होगा। बट जो लोग न्यू कमर्स हैं, जो लोग नए ज्वाइन किए, उन लोग को प्लीज़ क्वांट्स का फाउंडेशन क्लासेस करना है। ओके, जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट दिया हुआ है वो करना जरूरी है। कैल्सी आना चाहिए और कैल्सी लेके आना QM क्लासेस में, ठीक है ना। ओके, अब जैसे ऑफ कोर्स जिनको लीव करना है फेस टू फेस में वो लोग लीव कर सकते हैं चाहे तो, बट आई एम just addressing certain doubts. Maybe people cannot ask the doubts, those who are there because they may be watching on YouTube. आप लोग कोई डाउट पूछ सकते हो, आपको पूछना हो तो। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं स्क्रीन दिखाना। November 26 Feb and May 27, August 27, November 27 and beyond। तो इक्विटी एंड QM, ये दोनों टॉपिक का बात कर रहे हैं। ये दोनों टॉपिक का क्लास November 26 वाले स्किप कर सकते हैं इफ दे वांट। जो भी लाइव क्लास हो रही है, लाइव क्लास वो लोग स्किप कर सकते हैं, मे स्किप एंड रेफर टू वॉट एवर इज देयर गिवन। Feb 27, May 27 वाले दे हैव टू चॉइसेस, उन लोग के पास दो चॉइस है। चॉइस नंबर 1 क्या है, अगर आपने पुराना क्लासेस कर लिया है जो अपलोडेड है, तो आप उस केस में केवल अमेंडमेंट क्लासेस कर लेना। अमेंडमेंट क्लासेस शेयर किया जाएगा कि व्हाट आर द चेंजेस, यू मे डू ओनली दैट। तो यू हैव टू एग्जॉस्ट से ओनली 10 आवर्स परहैप्स फॉर ईच ऑफ दीज थिंग्स टू कैप्चर कि सर मैंने तो कर लिया था QM, मैंने तो कर लिया था इक्विटी, तो केवल आप अमेंडमेंट क्लासेस कर लीजिएगा, वो आप लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। जो Feb 27, May 27 कोई कर लिया है तो, और या फिर आप पूरा का पूरा लाइव कर सकते हो जैसा आपका मन। जो August 27, November 27 को तो कुछ सोचना ही नहीं है, आप आराम से क्लासेस करो जो है। अब है सर इसके अलावा क्या करें हम लोग, इसके अलावा सबको क्वांट फाउंडेशन वाला क्लासेस करना है, ये इंपॉर्टेंट है इन लोग के लिए खासकर। क्वांट फाउंडेशन का विच आर वेरी लेस नंबर ऑफ आवर्स एंड टू द पॉइंट डिस्कशन, क्वांट फाउंडेशन करना जरूरी है। अदर देन दिस, अभी क्या है, आपके जो ऐप है ना उसमें आपको होस्ट ऑफ टॉपिक्स दिख रहे हैं, QM, डेरिवेटिव, ऑल्टरनेट, कॉर्पोरेट इश्यूज, इकोनॉमिक्स, ये वो। तो जो नया बच्चा ज्वाइन करता है बेचारा वो परेशान हो जाता है, वहाँ पे मैं कैसे करूँगा। तो एक्चुअली हम लोग August 27, November 27, Feb, May 27 सब में आपका जो करंट पैकेज है उसके अलावा, उसके बजाय आपको शिफ्ट कर देंगे इनटू Feb 27 में, आपको ये क्लास दिखेगी, November 27 में अलग, August 27 में अलग, उतना ही जितना रिक्वायर्ड है अभी, तो वैसे आपको दिखेगा। तो August 27, November 27 वाले स्टूडेंट्स कुछ जन बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, तो दे मे इफ दे वांट दे कैन स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स इफ दे वांट टू स्टार्ट, दोज हु आर द अग्रेसिव वंस। अदरवाइज जो Feb 27, May 27 है उनको तो ऑब्वियसली स्टार्ट कर ही देना चाहिए, चाहे FSA है, चाहे कॉर्पोरेट इश्यूज है। और November 26 को तो बोलूँ क्या, उनका सिलेबस गॉट टू बी कंप्लीटेड बाय August एंड। अगस्त एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपने नहीं किया है तो आपको डेफर कराना पड़ेगा एग्जाम को, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट November 26 जब डेफर हो सकता है, नेक्स्ट ईयर से डेफरल अलाउड ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट ईयर से जब फॉर्म भरना है तो बहुत सोच के भरना है। अभी Feb 27 का फॉर्म का विंडो खुल गया है क्या? Feb 27 का विंडो तो खुल गया होगा क्या? कोई और है क्या स्टूडेंट जो कंफर्म कर रहा है? मैंने स्कॉलरशिप का खुला हुआ है, स्कॉलरशिप सब भर दिए होंगे, पर डू नॉट फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर 2027 अनलेस एंड अंटिल यू आर श्योर कि मेरा इस तरह से पढ़ाई हो रहा है। अपने आप को ऑब्जर्व करो ना, तुमको लग रहा है तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है, डेफिनेटली गो फॉर इट। तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो रहा और तुम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो या तो वैसे है कि सब फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरे से पढ़ाई होगा तो वो भी चलेगा,
ठीक है, somehow or the other you have to study every day for the purpose of the exam. Huge amount of money involved and huge amount of passion and your career involved, ठीक है ना? So ensure all that. And August 27, November 27 वाले please enjoy the classes का. Classes को enjoy का मतलब classes में जो practical discussion हो रहा है उसको explore करो. Try to open it out so that a new personality evolves out of you. ठीक है ना? We are meeting on Friday for the QM class. Same time 10:30 AM. ठीक है ना? Okay. आज ठीक से हो नहीं पाया क्वेश्चन है बिकॉज ये लोग पूछ नहीं पा रहे ना. All are on YouTube since the app did not run properly. Okay. See you on Friday. जो लोग कोई फेस टू फेस में कुछ और पूछना है, they can stay behind and ask me. I'm there.